तो पूंजीवाद क्या कहता था? पूंजीवाद जो हमने कल पढ़ा कि राज्य की भूमिका अदृश्य हाथ की तरह होनी चाहिए। मतलब ये जो तीन वर्ग होते हैं, पूंजीवादी, मजदूर और उपभोक्ता। मतलब ए पूंजीवादी है, बी कौन है? उपभोक्ता। नहीं, बी मजदूर और सी कौन है? उपभोक्ता। ये तीनों वर्गों ने ही सब चीज निर्धारित करना चाहिए। मतलब बाजार का निर्धारण किस आधार पर होना चाहिए? बाजार में कीमतों का निर्धारण किस आधार पर होना? मांग और आपूर्ति के आधार पर होना चाहिए। मतलब व्यक्ति ने निर्धारित नहीं करना चाहिए, बल्कि किस आधार पर होना चाहिए? मांग और आपूर्ति के आधार पर होना चाहिए। ये बात कौन कर रहा है? कार्ल मार्क्स कह रहा है। कार्ल मार्क्स कह रहा है कि एडम स्मिथ कह रहा है, एडम स्मिथ कह रहा है। ये बात कहते हुए वो आगे ये बढ़ रहा है कि भैया इसके कारण होगा क्या? इसके कारण कीमतों में एकाएक वृद्धि नहीं होगी, कीमतों में एकाएक कमी नहीं होगी, किसी का शोषण नहीं होगा, सबको मौका मिलेगा। ये बात वो कह रहा है ना। और आगे चलकर एक और चीज कह रहा है कि अगर कोई क्षेत्र में व्यापार होगा, किसी क्षेत्र में व्यापार किया जाएगा। एक बात ध्यान से समझिए, आज पूरा काउंटर करेंगे, आज ध्यान से समझिए। कल बातों में एक बार बहुत सारी बातें कवर करिए, कल कुछ नहीं पढ़ा है पर तभी भी बहुत कुछ पढ़ा है, और कल के ऊपर ही आज का पूरा लेक्चर है। एक व्यक्ति 10 कार्य करता है, 10 अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। बाजार में वही बिकता है जो अच्छा होता है, जो सो होता है, अच्छा होता है। व्यक्ति कीमत पर ज्यादा जोर देता है कि क्वालिटी पर भी ज्यादा जोर देता है? आप अभी मिठाई खरीदोगे, दिवाली आने वाली, कि होली आने वाली? दिवाली। आजकल मैं सोचकर बोल रहा हूँ, दिमाग में कभी कभार क्या आ जाता है? दिवाली। होली आ जाती है, और होली में क्या आता है? दिवाली। तो जब मिठाई खरीदो तो सबसे पहले क्या देखते हो? कीमत। हाँ, स्टिकर का कि सबसे पहले ये देखते हैं कि हाँ उसकी डेट भी लिखी रहती है कि नहीं? आजकल लिखी रहती है। उसकी भी एक्सपायरी होती है कि नहीं? नहीं, आजकल कुछ जगह पर होती है कि हर जगह पर होती है? कुछ ही जगह पर होती है। जो बड़े बड़े मिष्ठान भंडार है वहीं पर होगी, छोटी छोटी जगह पर हो रही, क्या नहीं हो रही? डेट तो खुद हाथ से लिखी ना, मिठाई और फिर नया लगा दिया, ये भी तो होता है। पर मिठाई लोगे तो मिठाई लेते समय में क्या देखते हो? क्वालिटी देखते हो? मिठाई की क्वालिटी देखते हो कि नहीं? की कीमत देखते हो? चमचम, सबसे पहले कीमत देखते हो। पर कीमत के अनुसार अगर मान के चलिए टेस्ट नहीं होता है तो फिर क्या कीमत को बढ़ाना भी पसंद कर जाते हो, यार इतना लगा रहे हैं तो और सही करते हो क्या नहीं? ऐसा ही एडम स्मिथ कह रहा है कि जब एक व्यक्ति उत्पादन करेगा, सभी प्रकार की चीजों का उत्पादन करेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी में कमी आएगी। उसकी क्वालिटी में क्या आएगी? कमी आएगी। और जब क्वालिटी में कमी आएगी तो बाजार में जब वो बेचने के लिए जाएगा, जैसे ही प्रवेश करेगा बाजार में, तो बाजार में जाने के बाद में उसको ये समझ में आ जाएगा कि मेरी वस्तु इसलिए नहीं बिक रही है क्योंकि मेरी वस्तु की कीमत कम और क्वालिटी भी कम। क्वालिटी कम होने के कारण मेरी वस्तु को नहीं खरीदा जा रहा है। तो जिस वस्तु के उत्पादन में मेरी विश्वसनीयता है, वो मेरा एक्सपीरियंस, मैं उसी वस्तु को बनाऊंगा। तो मतलब अब वो सभी वस्तु को बनाएगा क्या? किसी एक वस्तु को मतलब बाकी वस्तु को कौन बनाएगा? दूसरा व्यक्ति बनाएगा, तीसरा व्यक्ति बनाएगा, चौथा व्यक्ति बनाएगा। मतलब हर एक को वस्तु बनाने का मौका मिलेगा। मतलब समृद्धि आएगी तो सब जगह पर आएगी, एक जगह पर आएगी क्या? कौन कह रहा है? एडम स्मिथ कह रहा है। और एडम स्मिथ इसको कहते हुए एक एक्सपीरियंस के ऊपर बात कर रहा है कि एक्सपीरियंस होल्डर ही आगे बढ़ेगा, क्वालिटेटिव व्यक्ति ही आगे बढ़ेगा। मतलब व्यक्तिवाद के ऊपर ज्यादा महत्व दे रहा है। तो यहां पर व्यक्तिवाद पर इसने महत्व देते हुए स्वतंत्रता की और व्यक्तिवाद की महिमा मंडन कर इसने कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ो, वो अपने आप सब कार्य को कर लेगा।
ये बात किसने कही? एडम स्मिथ ने कही। और एडम स्मिथ ने ये बात कहते हुए आगे बढ़ गया। अब उसने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि अब हो गया 92 में, 1792 में उसकी डेथ हो गई। 1792 में इसकी डेथ हुई। कार्ल मार्क्स की पैदाइश हो रही है 1818 में, ये समाप्त हो रहे हैं 1883 में, इनकी डेथ हो रही है 1883 में। मतलब एडम स्मिथ के मरने के कुछ बहुत समय के बाद में इनका जन्म हो रहा है। और उस समय में जन्म हो रहा है जिस समय में हमें औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में दिख रही है। और वो इंग्लैंड में बैठे हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे, आप उसको समझोगे। पूंजीवाद के पहले वाणिज्यवाद था और पूंजीवाद के समानांतर स्वप्नदर्शी समाजवाद था, जिसे कहते हैं यूटोपियन समाजवाद। मतलब ये सपने में सोचते थे। कार्ल मार्क्स ने इनको भी जवाब दिया, इसको भी जवाब दिया, सबको जवाब दिया। इसलिए कार्ल मार्क्स हर जगह बैठा हुआ है। आप जहां सोच नहीं सकते वहां पर भी समाजवाद कार्ल मार्क्स बैठा हुआ है। ह्यूमैनिटी के जहां जहां सब्जेक्ट आएंगे कार्ल मार्क्स की आपको उपस्थिति दिखाई देंगे। इसलिए कहा जाता है कार्ल मार्क्स ने पूरी दुनिया को अपने जीते जी नहीं झकझोरा, परंतु उसकी किताब ने 1917 की क्रांति के बाद में परिवर्तित कर दिया। कार्ल मार्क्स हर जगह पर। स्वप्नदर्शी समाजवाद में कुछ लोग थे, जिसमें से एक व्यक्ति था रॉबर्ट ओवन। एक थे चार्ल्स फ्यूरी। और एक व्यक्ति थे जिन्होंने काम करा। मतलब आपको हम थोड़ी सी कहानी बता देंगे। एक का नाम था लुई ब्ला, नाम याद रखिए, लुई ब्ला। ये स्वप्नदर्शी समाजवादी। आप एक शब्द याद रखिएगा, अगर मैं गोला बना रहा हूं आप समझ में आना, ये समाजवाद है बेटा, ये समाजवाद है। तो समाजवाद के एक जगह पर कौन है? मार्क्सवादी समाज। आया समझ? खाना है तो खाने में चावल है, खाने में दाल है, तो खाने में दाल है, तो वैसे ही समाजवाद में कार्ल मार्क्स है। कभी अगर आएगा कि वैज्ञानिक समाजवाद इजिकल टू समाजवाद होता है तो आप बोलोगे ना, बहुत लोग हैं। आप अगर आज पूरे लेक्चर में हो तो आपको बहुत लोगों के दर्शन हो जाएंगे। तो इसमें रॉबर्ट ओवन जो थे, ये सब स्वप्नदर्शी समाजवादी, सपने में सोचते थे। सपने में सोचने का मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये पूंजीपतियों को ये कहते थे कि क्या लड़ना क्या झगड़ना, सब साथ में रहो, तुम्हारे ही तो भाई बहन है ये छोटे मजदूर लोग, तुम इनके अधिकारों के लिए तुम काम करो, अपना कुछ हिस्सा दे दोगे तो तुम्हारा कुछ कम हो नहीं जाएगा, दे दो इनको। मुझे बताओ, तुम फुकट में किसी चीज को, किसी व्यक्ति को कोई चीज देते हो क्या? फुकट में कभी कुछ नहीं देते। फुकट में दे दोगे तो स्वाभाविक रूप से भैया वहां पर समाजवाद की, स्वप्नदर्शी समाजवाद की अवधारणा पूरी हो जाएगी। इसी बात को गांधी को भी याद, गांधी जी भी एक स्वप्नदर्शी थे। उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसे कहते हैं ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। गांधी जी भी, मैं तो तीनों ही लोग स्वप्नदर्शी। कार्ल मार्क्स भी एक समय में स्वप्नदर्शी है, वो भी सपने में सोच रहा है। यूटोपियन समाजवादी भी एक समय में स्वप्नदर्शी, वो तो पहले से ही स्वप्नदर्शी, क्योंकि वो क्या कह रहे, पूंजीपति तुम इतना कमा रहे हो, उसमें से कुछ भाग क्या करो, इनकी हालत को देखते हुए मजदूर वर्ग को दे दो और समन्वय के साथ में जियो ना। ये बात कह रहे। गांधी जी कहते थे पूंजीपतियों को कि तुम कमा रहे हो, ये तुम्हारा नहीं है, तुम इसके ट्रस्टी हो। जब कोई आएगा मांगने के लिए, इसका हकदार होगा, तो तुम उसको लौटा। तो गांधी जी का यहां से एक सिद्धांत निकला था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। अब मुझे बता, कोई व्यक्ति कमाने के बाद में अपने पास में रखता है कि दूसरे को दे देता है? अरे अपने पास ही रखता है। तो गांधी जी स्वप्नदर्शी हुए क्या नहीं? स्वप्नदर्शी हुए। कार्ल मार्क्स को भी हम एक जगह स्वप्नदर्शी बताएंगे, आपको समझोगे। तो रॉबर्ट ओवन ईसाई धर्म से संबंध रखते थे।
तो प्रेम भाव, इनका स्वप्नदर्शी समाजवाद इनको क्यों कहा गया? क्योंकि ये प्रेम भाव के माध्यम से पूंजीपति और मजदूर वर्ग को एक करना चाह रहे थे। प्रेम से रहो, सब अच्छा हो जाएगा, मत टेंशन, प्रेम से रहो, प्रेम ही सब कुछ है। ईसा की बातों को याद रखो। ये रॉबर्ट ओवन का कहना था। चार्ल्स फ्यूरी ये कहते थे कि, चार्ल्स फ्यूरी करके व्यक्ति, कि मजदूरों को भी भूमिका में लेकर आओ, उनका संगठन बनाओ, और उनका संगठन बनाते हुए उनको भी अधिकार देने की कोशिश करो, उनको भी उत्पादन में भूमिका लाने की कोशिश करो, और उत्पादन में भूमिका जब उनकी भी आएगी तो एक भाग उत्पादन का लाभ के रूप में उन्हें भी मिलेगा। परंतु ये भूमिका कौन देगा? पूंजीपति। कोई भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो पैसा कौन लगा रहा है, और काम कौन कर रहा है? मजदूर कर रहा है। तो चार्ल्स फ्यूरी कह रहे हैं कि ये उत्पादन में थोड़ी सी भूमिका किसे दे दो? मजदूर को भी दे दो, और जो उत्पादन के माध्यम से बनेगा उत्पाद, जब उसको बेचा जाएगा तो उसका एक लाभ किसे दो? मजदूर को भी दो। तो भैया उसको भी लाभ। लुई ब्लान ये फ्रांस का था, और ये फ्रांस का था तो इसने ये मंत्री के रूप में काम करा था फ्रांसीसी सरकार में। आपने नेपोलियन तृतीय का नाम सुना होगा, अगर याद हो तो। नेपोलियन तृतीय का नाम सुना होगा, या फिर लुई 17वां का नाम सुना होगा मेरे मुंह से। नेपोलियन तृतीय वही जो सोडान के युद्ध में हारा था, जो सोडवा के युद्ध में बड़े सपने देखकर वो सोच रहा था कि ये दोनों हारेंगे तो कुछ मिलेगा मुझे, वो वाला नेपोलियन। उस नेपोलियन तृतीय ने जिस सत्ता को हटाया था, उस सत्ता में मंत्री के रूप में काम करता था लुई ब्लान। इसने काम करा था, इसने मजदूरों का एक संगठन बनाया, और संगठन बनाकर वहां पर मजदूरों को कार्य करने के लिए बोला, और कार्य करने के बाद में जो वस्तु को बना उसको बिकवाया, और बिकवाने के बाद में जो लाभ मिला वो उनको बांटा। यहां पर उसने सहकारिता आंदोलन को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने का काम करा। तो ये तीनों में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा व्यवहारिक था लुई ब्लान। पर हुआ क्या, ये जैसे कार्य कर रहा था, जिस समय में कार्य कर रहा था और मजदूरों के हित में काम कर रहा था और समाजवाद लाने का काम कर रहा था, उस समय में नेपोलियन तृतीय ने क्या करा, वहां पर पुनः तख्ता पलट करा और लुई ब्लान को जाना पड़ा। तो पूंजीवादी एडम स्मिथ और रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फ्यूरी, लुई ब्लान, ये सब कहीं ना कहीं एक अच्छी बात को कह रहे हैं, परंतु सबको तर्क के आधार पर निपटाने की कोशिश कौन कर रहा है? कार्ल मार्क्स कर रहा है। अब अगर थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के विषय में पढ़े, कार्ल मार्क्स के विषय में अगर हम पढ़े, ये विषय में पढ़ना पड़ेगा कार्ल मार्क्स के। तो कार्ल मार्क्स जर्मनी का व्यक्ति था, और जर्मनी में उनका जन्म हुआ, 1818 में पैदाइश इनकी। इनका विवाह इनकी ही चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ में हुआ। पिताजी इनके लॉयर थे। जर्मनी में रहने की बात यह थी कि जर्मनी में ये यहूदी थे, पर जर्मनी में अगर आपको लंबे समय तक के रहना है और किसी कार्य को अगर यदि करना है तो भैया वहां पर आप प्रोटेस्टेंट बन के रहना ही पड़ेगा। तो उनके पिताजी को अपनी वकालत को चलाना था, तो उन्होंने अपने यहूदी धर्म को छोड़ा और प्रोटेस्टेंट को अपनाया। और आपको याद है प्रोटेस्टेंट कौन थे? ये प्रोटेस्टेंट वही थे जो कैथोलिक धर्म के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन करा था। ये प्रोटेस्टेंट वही थे। आपको हमने बताया भी था कि पुनर्जागरण काल में कहीं ना कहीं भूमिका प्रोटेस्टेंट आंदोलन की भी रही, जिन्होंने कैथोलिक धर्म के उस महिमा मंडल को कहीं ना कहीं तोड़ने का कार्य करा था। क्योंकि कैथोलिक धर्म में जो पोप था वे सभी लोगों के राजाओं की नियुक्ति का कार्य करता था और राज्य के कार्य में हस्तक्षेप करता था, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का पैसा उठकर कहां पर आता था? रोम में आता था, जिस वजह से रोम की समृद्धि में वृद्धि हो रही थी। और इस वजह से कहीं ना कहीं जर्मनी के लोग विरोध बंद, उनमें वो भाव आया और उन्होंने पुरातन व्यवस्था को तर्क के आधार पर रोकने का प्रयास करा और कहा कि परिवर्तन करते हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो यही कहलाया नया धर्म, जो ईसाई धर्म में ही विरोध का, सुधार का समर्थक था, उसका नाम क्या था? प्रोटेस्टेंट।
तो जर्मनी में प्राय कैथोलिक धर्म मानने वाले नहीं रहते, वहां पर कौन रहते? प्रोटेस्टेंट रहते। तो वहां पर यदि अगर किसी को कार्य करना है तो भैया आपको प्रोटेस्टेंट रहना ही पड़ेगा। तो प्रोटेस्टेंट बदलना पड़ा, धर्म को बदलना पड़ा। दिमाग में कार्ल मार्क्स के यहीं से आ गया था कि धर्म जो है ना अफीम है, बेकार है। ये कितना बेकार कर सकता है, व्यक्ति के दिमाग पर कितना बट्टा लगा सकता है, ये उनके जीवन की कुछ ना कुछ घटनाओं ने ही उनको बता दी, ये उनको समझा दिया। और जब ये समझा दिया तो उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखकर सीधे कहा कि ये जो धर्म है इसको हटना पड़ेगा। तो उनकी जो किताब थी उसमें उन्होंने धर्म को अफीम की संज्ञा देते हुए कहा कि जब राज्य रहेगा तो धर्म नहीं रहना चाहिए, और राज्य एक आवश्यक बुराई। दो शब्द याद रखिएगा, कहीं पर आपको लिखने का मौका मिलेगा। राज्य एक आवश्यक बुराई है। कभी आएगा प्रश्न, आएगा राज्य एक आवश्यक बुराई, ये कार्ल मार्क्स ने कहा। तो गांधी जी ने कहा था राज्य एक अनावश्यक बुराई। अनावश्यक बुराई मतलब राज्य होना नहीं चाहिए, पर कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है? राज्य एक आवश्यक बुराई। इसको सत्यापित भी करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहे। अब कार्ल मार्क्स वहां पर पढ़ा, स्कूलिंग हुई, कॉलेज हुआ। अब आपको भी पता है ना, कॉलेज भी दो प्रकार का रहता है, एक रहता है ग्रेजुएशन, एक रहता है पोस्ट ग्रेजुएशन रहता है। अब जब ग्रेजुएशन रहता है तो ग्रेजुएशन उन्होंने करा, तो ग्रेजुएशन करते 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 गलत संगत में पड़ गए, दारू वगैरह पीने। उनके पिताजी को वो ठीक नहीं लगा, यार पढ़ने के लिए भेजा है, ये तो क्या काम कर रहा है, घर बोल इधर आओ। उस समय में बर्लिन, याद रखिए आपको जब इतिहास को बताया जाएगा तो भारत के इतिहास को लिखने में 3 स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फॉरेन के स्कूल मतलब प्रमुख रहे, 3 स्कूल प्रमुख रहे। एक रहा मॉस्को, 3 स्कूल को याद रखिएगा। मॉस्को मतलब रूस में था, एक रहा बर्लिन और एक रहा लंदन। ये 3 स्कूल रहे। और जिस समय में कार्ल मार्क्स पढ़ रहे थे उस समय बर्लिन जो स्कूल था, कॉलेज था, वो हीगेल के सिद्धांत के ऊपर बहुत ज्यादा चल रहा। हीगेल अलग मामला लेकर चल रहा, और हीगेल एक चीज कहता था, विचार पहले है समाजवाद में बना, और विचार, दो विचारों के बीच में द्वंद्व होने पर एक नया विचार आता है। दो विचारों की लड़ाई होती है, दो विचार बहुत लड़ते हैं, मल्लयुद्ध होता है, और मल्लयुद्ध के बाद में तीसरा विचार आता है। ये कौन कहता था? हीगेल। मतलब पहले विचार आया फिर दुनिया आई, पहले विचार आया फिर समाज बना। कार्ल मार्क्स बोलता था तुम उल्टा सोचते हो। तुम कैसे सोचते हो? उल्टा सोचते हो। यहां पर उसने कहा कि आपके द्वारा सोचा गया उल्टा, मैं उसको आपको सीधा करता हूं। पहले समाज ने काम करा, उसके अनुसार क्या है? विचार है। तो एक क्वेश्चन बना, हीगेल का सिद्धांत औंधे मुंह खड़े था, जिसे सीधे मुंह करने का काम किसने करा? कार्ल मार्क्स ने करा। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, हीगेल के सिद्धांत को सीधा करने का कार्य किया। हीगेल के सिद्धांत को सीधा करने का कार्य किया। आपको प्रश्न आज बहुत सारे रहे, प्रिपेयर रहिए बस। अब ये बात जब आ रही तो क्या होता है कि हमेशा चाहता है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, वकील का बेटा वकील बने, क्योंकि जब वकील का बेटा वकील बनेगा तो कहीं ना कहीं पिताजी का अनुभव बच्चा गेन करेगा कि नहीं? मानते हो क्या? ये होगा। गांधी जी, अंबेडकर जी के विषय में यही बात, थोड़ा सा गांधी जी के विषय में एक शब्द कहा था, यहाँ पर थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है पर बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक साथ
एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना ठीक नहीं, कुछ और भी चीजों को लाना। गांधी जी एक शब्द कहते थे, वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था उत्पादन में क्वालिटी को लेकर आती है। अम्बेडकर जी बोलते थे कि ना, वर्ण व्यवस्था विभेद को लेकर आती है, शोषण का कारक है। तो इस विषय पर गांधी जी के वो विरोधी थे, पर वे तुम गांधी जी के तर्क को भी समझिए कि वो कितने अच्छे रूप में बताने की कोशिश करें। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। जब एक कार्य को पिताजी ने करा हुआ है, अगर उसी कार्य को उनका बेटा करेगा तो पिताजी का अनुभव प्लस उसका कार्य ज्यादा बढ़ जाएगा और उसके द्वारा उत्पादित किया गया प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा होगा। और वहीं पर अगर वो किसी दूसरे कार्य को करेगा तो उसको जमीनी स्तर पर शुरू करना पड़ेगा। सही बात है कि गलत बात है? तो वर्ण व्यवस्था में मान के चलिए, कोई व्यक्ति अगर युद्ध में कौशल में अगर बहुत अच्छा है तो पक्का है कि उस बात को उसका बेटा भी सीखेगा, उसका बेटा सीखेगा, तो उसका कौशल, पिताजी का कौशल, दोनों जब एक होगा तो एक अच्छे युद्ध करने वाले प्रोडक्ट के रूप में उभर कर आएगा। गांधी जी ये कह रहे, क्वालिटी बढ़ेगी, जब क्वालिटी बढ़ेगी तो सब अच्छा होगा, ये बात कह रहे हैं। तो ऐसी ही सोच कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स के पिताजी की थी कि तुम बर्लिन जाओ, पढ़ो, क्योंकि इधर तुम दारू वगैरह में पढ़ गए, जाओ उधर। तो बर्लिन भिजवाया, और बर्लिन जब भिजवाया तो बर्लिन भिजवा, उनको लगा कि बर्लिन में जाकर ये वकालत को ही चुनेगा, लॉ को चुनेगा, लॉ को करेगा और लॉ को कर आगे बढ़ेगा। पर इसने चुन लिया ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट, क्योंकि हीगल चल रहा था बहुत। हीगल ने एक बात को कह दी कि राज्य ही श्रेष्ठ है, राज्य ही सत्य है, जो वो करता है वो ही सबसे श्रेष्ठ रहता है, सबसे शुभ कौन है? राज्य ही है। आपको बताया था हमने पहले। उसकी बातें उनको प्रभावित कर दी। एक रहता है प्रभावित कर जाना, कभी कभार क्या रहता है कि कोई चीज हम कभी कभार प्लस माइनस से नहीं देखते, केवल प्रभाव से देख लेते हैं, और कोई चीज को हम प्लस माइनस से खरीदते हैं, लाभ होगा कि नहीं होगा, पर किसी चीज में हम क्या करते हैं, मन को लगा लेते हैं, दिल को लगा लेते हैं, अरे जाने दो। पर होता है कि नहीं ऐसा? ऐसे ही शायद इनके साथ हुआ होगा, मन को प्रभावित कर गया हीगल, और हीगल जब प्रभावित कर गए तो इन्होंने, पिताजी दुखी हुए। अब इनको ऐसा लगा कि हीगल में हमारा थीसिस, क्योंकि जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो आपको थीसिस वगैरह जमा करना पड़ता है, आपको किताब लिखनी पड़ती है। तो इनको लगा कि भैया कहीं ना कहीं हीगल को इतना पढ़ लिया है अपन ने कि कहीं ना कहीं लेक्चरशिप तो मिल जाएगी, जीवन कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। पर जैसा हम सोचते वैसा होता है क्या? अगर वैसा होने लग जाए तो भैया मैं राजकुमार, सही बात है, मैं राजकुमार, मतलब आप सब भी राजकुमार राजकुमारी मान के चले, आपके पिताजी महाराजा, माताजी महारानी, अरे हाँ कि नहीं? सोच भाव में आता है कि अरे अपन तो फिर यही बनेंगे, यही होगा। सर हुआ नहीं इनकी जिंदगी। अब क्या था, हीगल को पढ़ने वाला व्यक्ति थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, और दूसरी बात ये भी मना स्थिति से में से स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहे। इन्होंने जर्नलिज्म ज्वाइन करा, पत्रकारिता ज्वाइन करी, आप पत्र वगैरह लिखते थे। और जिस समय में वो बर्लिन के क्षेत्र में थे, वहां पर प्रशा, आपको याद है प्रशा? प्रशा, प्रशा का क्या हो गया? जर्मनीकरण हो, जर्मनी, बहुत बढ़िया, मतलब याद है कि नहीं याद? याद है। तो जब वहां पर वो पत्रकारिता कर रहे थे तो ये राज्य के विषय में, राजा के विषय में लिख रहे, तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो। और पत्रकारिता करते करते इनको इकोनॉमी को पढ़ने का मौका मिल गया। इन्होंने इकोनॉमी नहीं पढ़ा, क्योंकि कार्ल मार्क्स को बहुमुखी प्रतिभा का धनी भी कहा जाता है। वो एक विचारक है या एक अर्थशास्त्री है या समाजवादी है? एक क्वेश्चन आता है कि कार्ल मार्क्स क्या है? कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक है, समाजवादी है या अर्थशास्त्री? दार्शनिक है, समाजवादी है या अर्थशास्त्री, ये कहा जाता है। अब ये कहा क्यों जाता है? इन्होंने पढ़ा था हीगेल को, मतलब दर्शन को पढ़ा, किसे पढ़ा? दर्शन को पढ़ा।
तो मतलब ये दार्शनिक होने थे। पर जब पत्रकारिता कर रहे थे बेटा, तो पत्रकारिता करते करते इनको इकोनॉमी को पढ़ने का मौका मिला और एक एक तह पढ़ते चले गए, अंदर से पढ़ने का मौका मिला। मतलब अब ये इकोनॉमिस्ट भी बन गए। प्रशा में रहना इनका कठिन हो गया। ये पेरिस आए। अब जब पेरिस आए तो पेरिस में, क्योंकि अब शादी भी करना था, तो इन्होंने अपनी जो चाइल्डहुड फ्रेंड थी उसके साथ में विवाह कर लिया। उनकी पत्नी उनके साथ में हमेशा रही। उनका जीवन अच्छा नहीं रहा। मतलब अगर बोला है कि जीवन, जैसे कार्ल मार्क्स को आज हम हर कोई जानता है, मैंने क्या कहा, हर एक के मन में कार्ल मार्क्स बसा है, पता नहीं है आपके, पर कार्ल मार्क्स बसा है। मतलब कार्ल मार्क्स की इतनी छवि है, आपको वो सोचकर ऐसा लगेगा नहीं कि उसका जीवन कितना कष्ट भरा रहा, बहुत कष्ट भरा। प्रताड़ित होकर वो दर दर की ठोकरें खाते हुए जीता। पेरिस गया, पेरिस में नेपोलियन का शासन था, नेपोलियन तृतीय का शासन था, वहां पर रहा। और वहां पर जब रहा तो वहां पर भी उसने वैसी ही बातों को लिखा। फिर वहां से भी जाना पड़ा और जाकर उसको एक मित्र मिला, जिस एक एंजल करके उसका मित्र बना, जो रहने वाला वैसे था फ्रांस का, पर उसने फैक्ट्री लगाकर रखी थी कहां पर, ब्रिटेन में। और आपको भी पता है ब्रिटेन में 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी, रक्तहीन क्रांति हो चुकी थी। तो ब्रिटेन का माहौल संसदीय व्यवस्था वाला था। लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता थी, कार्यों को करने की स्वतंत्रता थी, ब्रिटेन में थी। यहाँ ब्रिटेन में गए, और जब ब्रिटेन में गए तो ब्रिटेन में फिर पत्रकारिता करने का मौका मिला, जो जर्नलिज्म वो बर्लिन में करता था। यहां पर उसने कई शहरों में घूमा, जैसे लंका शहर में घूमा, मैनचेस्टर में घूमा। जब यहां पर घूमा तो उसने डिवाइडेशन को देखा। पूंजीपति, मजदूर, छोटा, ये डिवाइडेशन उसके दिमाग में खलल को डाल दिया। इकोनॉमी को पहले से पढ़ के रखा था, और डिवाइडेशन ने कहीं ना कहीं उसको समाजवाद को पढ़ने का क्या कर दिया। अब वो क्या बन गया, दार्शनिक, अर्थशास्त्री। और अब उसने एक किताब लिखी, दास कैपिटल। दास कैपिटल लिखी और उसने कहा कि अब हम पूरे के पूरे समाज में वर्गीय चेतना को लाने की कोशिश करेंगे। और वर्गीय चेतना को कैसे लाएंगे कि जो पुराना वर्ग जो है और पुरानी जो विचारधारा है जिसके आधार पर समाज चल रहा है, उसको हम काउंटर करेंगे और नई बातों को लेकर आएंगे। अब कार्ल मार्क्स एक एक करके बात कर रहा है, सब जगह पर, सब जगह पर बात कर रहा है। बेचारे की बुरी तरह से मौत हुई। बुरी तरह से मौत मतलब अच्छी स्थिति में नहीं थी, कंगाल की स्थिति में मौत हुई। अच्छा जीवन नहीं रहा। मतलब एक ऐसा दार्शनिक, ऐसा अर्थशास्त्री, ऐसा समाजवादी जिसने दुनिया को वर्तमान में भी इतना प्रभावित किया है, अपने जीवन काल में उतना प्रसिद्ध नहीं था जितना कि वो अब है। ऐसा होता है, ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रसिद्ध नहीं होता है, मरने के बाद ज्यादा प्रसिद्धि आती है। और वो प्रसिद्ध भी उसके मरने के 30 साल के बाद में, जब 1917 की बेल्शेविक क्रांति हुई जो लेनिन ने करी। क्योंकि मुझे पूरी बातों को बताना है और पूरी बातों को बताते हुए बहुत सारी चीजों को कवर करवाना है आज। तो यहाँ पर अगर हम कार्ल मार्क्स के विषय में जब बता रहे थे, तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत क्या क्या कह रहे थे और वो किन किन बातों को काउंटर कर रहा था, उस बातों को समझाते हुए चल जाते हैं। कार्ल मार्क्स कहां पर, सबसे पहले कार्ल मार्क्स सबसे पहले पूंजीवाद पर और समाजवादियों पर काउंटर कर रहा है, कह रहा है, कठोर प्रहार कर रहा है। तो कार्ल मार्क्स के विषय में बताने के बाद अब उसके जो विचार थे, एक एक करके विचारों को देखें। कार्ल मार्क्स का एक छोटा सा विचार, मतलब अगर हम उसका सामाजिक विचार को देखें, कभी अगर आपको आएगा कि कार्ल मार्क्स का किसके विषय में, विवाह के विषय में भी खतरनाक विचार था, तो हम एक विवाह के विषय में उसका विचार को समझते हैं। कार्ल मार्क्स का विचार किसके विषय में बेटा, विवाह के विषय में। वो विवाह को कहता था कि ये संपत्ति के कारण एक उत्पन्न की गई पद्धति है। अगर संपत्ति नहीं होती तो विवाह जैसा कोई आडंबरहीन होता। वो सीधे सीधे कह रहा है,
क्योंकि हम जब पहले जीवन जीते थे, बातें समझ में आ रही है कि बोर भी हो रहे होंगे तो मत होइए। आज बोर होने लायक मौका भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि दिमाग में बातें लगातार आती रहेंगी। कल मेकअप हो गया अच्छे से, दिमाग में घुसी है बातें कुछ कुछ तो, पर आज बातें ज्यादा रह जाएंगी। वो विवाह के बारे में क्या सोच रहा है उसके बारे में बताता है। पहले मनुष्य जो जीवन जीता था कबीलाई जीवन जीता था, विवाह जैसी कोई संस्था नहीं थी। कबीलाई जीवन का मतलब ये रहता है कि कबीले में आप रहोगे और आपकी कोई संपत्ति नहीं, वो रहेगी कबीले की। किसकी संपत्ति रहेगी? पर जैसे 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 मनुष्य आगे बढ़ता चलेगा, संपत्ति आती चली गई, संपत्ति की अवधारणा आई। तो जब संपत्ति की अवधारणा आई तो पुरुष के पास संपत्ति है। और संपत्ति क्यों आई? क्योंकि कबीलाई जीवन में पहले कृषि का जब विकास नहीं हुआ था तो सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता था महिला को। महिला एक ऐसा क्वेश्चन था जिसे सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि महिला ही कुटुंब को आगे बढ़ा रही है, वो बच्चे को जन्म देती है ना। तो सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती थी? महिला की। जब हड़प्पा में आप देखोगे तो एक वृक्ष के अंदर में एक आदि माता की चित्र है और उसकी पूजा की जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं आदि माता का चित्र है, मतलब माता पूजनीय है। पर माता तब तक के पूजनीय रही ज्यादा जब तक के उसका महत्व रहा। जब उसके महत्व की तुलना में दूसरे का महत्व जब बढ़ने लगे तो माता का महत्व कम हुआ, मतलब महिला का शोषण, महिला की स्थिति क्या हुई? कमजोर। कहां से? कृषि का। जैसे ही कृषि की शुरुआत हुई, उत्पादन करने में भूमिका पुरुष की बढ़ी। पहले उत्पादन कौन कर रहा था? महिला कर रही थी बच्चे के रूप में। अब आर्थिक रूप में अन्न का उत्पादन कौन कर रहा है? पुरुष कर रहा है। अब किसका महत्व बढ़ेगा? अब संपत्ति किसके नाम पर आएंगी? पुरुष के नाम पर। अब पुरुष चाहेगा ना कि ये मेरी जो संपत्ति है, मेरी होने वाली औलाद को दे। अरे चाहेगा कि नहीं? पहले तो विवाह था नहीं, तो कोई भी पुरुष किसी भी महिला के साथ में किसी भी प्रकार के संबंधों को बना सकता है। तो मतलब पुरुष के द्वारा बनाए गए संबंध महिला के साथ में, तो उस महिला के साथ में कई अन्य ने भी संबंध बनाया होंगे। तो उस महिला से जन्मने वाला बच्चा मेरा ही है, इस बात को जस्टिफाई करने का काम कौन करेगा? विवाह। विवाह पर देखो कितना खतरनाक प्रहार कर रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब विवाह क्या है? एक प्रकार से संपत्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान और वंश से दूसरे वंश में क्या होना चाहिए? स्थानांतरण। इसलिए विवाह पद्धति को लाया। एक तर्क उसका ही, आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? दूसरी बात, विवाह के संबंध में क्लियर हुई इनकी बातें। अब दूसरी बात वो क्या कह रहा है? यहां पर ये वर्ग समन्वय की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहे थे? वर्ग समन्वय की बात कर रहे थे। अब वर्ग समन्वय को इन्होंने कहा कि मतलब वर्ग समन्वय के विषय में, वर्ग समन्वय ये किसका विचार था बेटा? स्वप्न दर्शी समाजवादी कार्ल मार्क्स कह रहे हैं तुम ये वर्ग समन्वय लाओ मत। ये वर्ग समन्वय कभी जिंदगी में हुआ नहीं है। इतिहास से तुम देखते आ जाओ, तुमको समझ में आ जाएगा कभी भी किसी चीज की प्राप्ति संघर्ष से ही हुई। तो यहां पर कार्ल मार्क्स के द्वारा द्वंद्वात्मक समाजवाद की अवधारणा दी थी। द्वंद्वात्मक मतलब द्वंद्व होगा, द्वंद्व मतलब विरोध होगा। जब विरोध होगा तो नई चीज निकल कर आएगी। वर्ग समन्वय का स्वप्नदर्शी समाजवादियों का इसमें विरोध करा। उसने क्या कहा कि सबसे पहले मनुष्य आदि मानव था। आदि मानव, जब आदि मानव था तो आदि मानव में के बाद में संपत्ति की अवधारणा आई। संपत्ति की अवधारणा, और जब संपत्ति की अवधारणा आई तो व्यवस्था में दो चीज निकल कर आए। एक निकल कर आया दास, और एक निकल कर आया मास्टर। मास्टर दास को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा, और संपत्ति के अधिकार के तहत अब दास को नियंत्रित करेगा, और दास शोषित होगा। दोनों समन्वय करके रह पा रहे क्या? नहीं।
ये इसे मार रहा है, और जब इसके ऊपर लगातार बोझ बढ़ेगा तो ये इसका विरोध करेगा, और फिर अगली व्यवस्था आएगी। जब संपत्ति की अवधारणा आगे आई, तो संपत्ति की अवधारणा जब आगे आई तो फिर बाद में दो लोग और निकल कर आए। वो बता रहा है कि देखो प्राचीन काल में ऐसा था। फिर बोल रहा है कि देखो आगे, एक था जमींदार, एक कौन था? जमींदार, और एक था किसान। जमींदार की भूमि थी, किसान उस पर कार्य करता था, समन्वय करके और की संघर्ष के साथ में मतलब किसानों को भी अधिकार किसके साथ प्राप्त हुए? संघर्ष के साथ, समन्वय के साथ में प्राप्त हुए। क्या तो ये तुम क्या सोच रहे हो? समन्वय, ये समन्वय वगैरह कुछ होता नहीं। फिर वो कह रहा है कि पहले था वाणिज्यवाद, उसके बाद में आया पूंजीवाद। संघर्ष करके ही आया कि नहीं? क्योंकि पहले था वाणिज्यवाद, उस वाणिज्यवाद के कारण व्यापारियों को लाभ हो रहा था कि हानि हो रही थी? हानि हो रही थी अल्टीमेटली। अरे हो रही थी कि नहीं? हो रही थी। तो भैया उसके विरुद्ध में कौन है? पूंजी। तो मतलब कोई भी चीज संघर्ष से ही आएगी, संघर्ष से ही आएगी। ये किसका कहना था? कार्ल मार्क्स। तो द्वंद्वात्मक समाजवाद की बात किसने कही? कार्ल मार्क्स ने कही। ये बात कौन कह रहा है? कार्ल मार्क्स कह रहा है। और कार्ल मार्क्स इस एडम स्मिथ को भी, क्योंकि एक क्वेश्चन है, आपको हमने कल भी बताया था, 2016 में ऑप्शनल में आया हुआ है। अगर आप लोग को हमने कल बोला था कि जिस पूंजीवाद में एडम स्मिथ ने सूर्य का प्रकाश देखा, वहां पर कार्ल मार्क्स ने अंधेरी छाया, काली छाया, आलोचनात्मक पढ़। कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के प्रति बहुत कठोर रवैया ही अपना कर चला पहले से। वो सीधे सीधे कहते चले गया कि अपने प्रारंभिक नेचर से ही पूंजीवाद खराब है। जब से वो पैदा हुआ तब से ही वो खराब है, उसका मरना तो निश्चित हो, मरेगा ही। आप ये सोचिए। वो कह रहा है कि ये सबसे पहले आया, स्वतंत्रता लेकर आया, व्यक्तिवाद लेकर आया, स्वतंत्रता लेकर आया और व्यक्तिवाद लेकर आया। और जब ये चीज लेकर आया तो इसका फायदा अल्टीमेटली समाज के उच्चतम वर्ग को ही मिला। मतलब इसने पहले से ही डिस्क्रिमिनेशन को ही लेकर आ गया ना भैया। जिसके पास में क्वालिटी थी उसने ज्यादा काम करा, जिसके पास में क्वालिटी कम थी उसने काम नहीं करा। मतलब कहीं ना कहीं डिवाइडेशन ही लेकर आया। तो मतलब अपने प्रारंभिक नेचर में ही बेकार था। दूसरी बात उसने एक और चीज कहते चले गए कि अपने ही नेचर में, क्योंकि जब ये स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद को लेकर आया तो ये प्रतिस्पर्धा को भी लेकर आया। और जब प्रतिस्पर्धा को लेकर आए तो प्रतिस्पर्धा क्या करती है? खुद को आगे बढ़ाने की बात करती है। खुद को जब आगे बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ने के दो मार्ग होते हैं। एक, खुद के कौशल के आधार पर आगे बढ़ो, दूसरा, दूसरे को पीछे करो। ये ईर्ष्या, द्वेष, सामाजिक विभाजन, इसको लेकर आएगा। कार्ल मार्क्स कह रहा है कि तुम पैदा हुए और पैदाइशी तो बेकार है, तुम्हारे कारण ये हुआ। क्योंकि तुम जब आए तो स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा बढ़ी, और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो द्वेष, युद्ध जैसी भावनाएं, उपनिवेशवाद तुम्हारी तो पैदाइशी। ये बात कार्ल मार्क्स ने कही कि उपनिवेश जो है, कार्ल मार्क्स को उपनिवेशों के प्रति बहुत अच्छा सोच था। भारत के प्रति भी उसने लिखा है बहुत सारी बातें, और उसके पीछे उसका तर्क भी था और सोच भी थी अच्छी कि उपनिवेश का शोषण पूंजीवादी राष्ट्रों की समृद्धि का कारण है। ये बात उसने कही कि उपनिवेश को लगाया क्यों गया था बेटा? क्योंकि कच्चे माल की प्राप्ति हो सके, कम कीमत पर की ज्यादा कीमत पर, कम कीमत पर, और बना हुआ माल बिकने के लिए क्या हो? एक बाजार हो जाए। तो मतलब पहले से ही तुम खराब स्थिति में है और तुमने शोषण करा ही पहले से। और दूसरी बात, तुम इस बात को भी नहीं जान सकते ना, जब तुमने प्रतिस्पर्धा को लेकर आया तो औद्योगिकरण होगा ही ना। और जब औद्योगिकरण होगा तो स्वाभाविक रूप से मजदूरों की स्थिति में कमजोरी आएगी, पूंजीपति की स्थिति में बढ़ोतरी होगी। तो शोषण किसका होगा? मजदूर का होगा कि नहीं? तुम पैदाइशी बेकार हो, तुम तो मरोगे तुम्हारे कारण। क्योंकि इस बात को काउंटर कौन कर रहा है? एक व्यक्ति को नाम याद रखिए जिसका नाम था रिकार्डो।
डेविड रिकार्डो। दिमाग में याद रखिए, इधर पूरे इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसे लिख कर रखिएगा, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में। डेविड रिकार्डो दिमाग में याद रखिए। डेविड रिकार्डो माल्थस, कार्ल मार्क्स ने, और एक रखिए माल्थस, और एक और नाम याद रखिए स्पेंसर। एक शब्द को याद रखिए स्पेंसर, मुझे नाम पूरा याद नहीं पर स्पेंसर याद है। स्पेंसर को उस समय में ब्रिटेन का अरस्तु कहा जाता, स्पेंसर। डेविड रिकार्डो, माल्थस और स्पेंसर, ये घोर पूंजीवादी लोग थे, ठीक है। इन्हें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इन्हें कहा जाता। और इसमें रिकार्डो क्या कह रहा है, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, तुम आए पूंजीपति को कि तुमने कहा था कि राज्य जो है वो नाइट वॉचमैन की भूमिका में रहे, बाजार सब काम करेगा, पर तुमने ये नहीं देखा कि जब औद्योगिकरण हुआ तो परिवर्तन आया था। उद्योग में मशीनों के लगने के कारण मजदूरों की स्थिति में कमी है। अब मजदूर लगातार काम कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि भैया यहाँ पर उनको निकाला जा सकता है, इसलिए जितने घंटे बोलेंगे उतने घंटे काम करना पड़ेगा। तुमने मजदूरों की स्थिति को कम कर दिया, तुमने इस बात को जस्टिफाई नहीं करा, सोचा नहीं, समझा नहीं, कुछ नहीं करा। यहाँ पर डेविड रिकार्डो क्या कह रहे हैं कि मजदूरों की स्थिति को कम करने के पीछे हमारा एक बहुत बड़ा तर्क है। ऐसा वैसा तर्क नहीं, बहुत बड़ा तर्क है। मजदूरों को कम कीमत क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे भी तर्क है। अगर हम समाज में जुआ, शराब, इसे अगर कम करना चाहते, सोशल वायलेंस को कम करना चाहते, होम वायलेंस को अगर कम करना चाहते, मजदूरों को पैसा कम दो। क्योंकि अगर हम इनको ज्यादा पैसा देते तो ये दारू पीने आते हैं, ग्लैमरिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, और जुआ खेलने के बाद में हारते हैं, दारू पीने के बाद लोटपोट होते हैं, लोगों को मारते हैं, वायलेंस करते हैं। तो इनको जब पैसा कम मिलेगा तो जुआ खेलने जाएंगे क्या, घर में पैसा देंगे ले पत्नी। इसलिए हमने, कार्ल मार्क्स कह रहा है कि ये लोग जो जुआ खेल रहे हैं, ये जो जुआ खेलने के बाद दारू पी रहे हैं और फिर पत्नी को आकर मार रहे हैं, ये खुद नहीं मार रहे, ये आत्मलोभ के शिकार हो चुके हैं। वो दोनों के लिए शब्द का प्रयोग कर रहा है, दोनों के लिए, पूंजीपति के लिए भी बोल रहा है कि ये आत्मलोभ का शिकार है, मजदूर वर्ग की एक रहता है ना, जैसे आपको हम बोलेंगे करुणा, जैसे आपने देखा होगा नर्स वगैरह जो रहती है, जैसे छोटा सा बेबी जब होता है तो आप बड़े सजगता के साथ मुझसे पकड़ते हैं, अरे कुछ हो जाएगा, नाजुक सा हाथ है। नर्स ऐसी पकड़ती यूं डकार दे, जैसे बच्चे छोटा रहता है उसको डकार लेते नहीं आती है, तो नर्स क्या करती, ऐसा करती हो, अरे भैया थोड़ा धीरे कर, वो नाजुक सा शरीर है बेचारे का, और बस यूं करा और हाँ डकार दिया जाती है उसको, और हमें ऐसा लगता है अपन आराम से बेटा, ऐसा लगता है और इसे कहते हैं करुणा थकान। ये कहता है करुणा क्या रहता है, किसी चीज को देखकर मन में एक द्रव भावना का आना, सहानुभूति नहीं है, करुणा। एक रहता है प्रेम, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। करुणा तत्क्षण आती है, दया करुणा दो शब्द है, अच्छी बात है, पर दोनों में अंतर है, थोड़ा सा समझिए, एथिक्स में भी आएगा आपको। आप में दया भाव रहना चाहिए कि करुणा का भाव रहना चाहिए, मैं बोलूंगा करुणा का भाव रहना चाहिए। जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है और जो लॉन्ग टर्म होता है वो रहता है करुणा, दया शॉर्ट टर्म रहती है। जैसे गाय है, वो तड़प रही है, आपको दया है, और दया में एक भाव ये रहता है कि मैं ऊंचा हूं वो नीचा है। करुणा में सिमिलरिटी में भी क्या आती है और लॉन्ग टर्म रहती है,
लॉन्ग टर्म रहती। तो क्या आना चाहिए? करुणा। पर करुणा अगर आप लगातार करते रहते एक ही काम को, तो करुणा धीरे धीरे लैप्स हो जाती है। उसे कहता है करुणा थकान। उसे क्या कहता है? करुणा थकान। आप जब एक ही जैसे लोगों को 10 बार मिलेंगे तो आपके लिए वो ऐसा नॉर्मल है। जैसे मान के चलिए आप कलेक्टर बने, समझ पा रहे हो कि नहीं? yes, तो कलेक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे? कलेक्टर बनोगे कि सचिव बनोगे? सचिव। सेक्रेटरी बनोगे। जिंदगी में ध्येय बनाकर। कलेक्टर तो केवल एक सीढ़ी है। कलेक्टर क्या है? तुम बस ये सोचे कलेक्टर बनना है तो बेटा एक काम करो, एसडीएम बनो, और फिर 18-19 साल की जॉब के बाद में तुम कलेक्टर बनोगे। कलेक्टर बनना है कि सचिव बनना है? सेक्रेटरी बनना है? सेक्रेटरी बनना है। पूरे राज्यों के सेक्रेटरियों को आदेश देना है कि केवल केवल एक राज्य के कलेक्टरों को आदेश देना है? पूरे राज्य। ये सोचो हमेशा बात। ये अगर दिमाग में नहीं रहेगा तो मामला गड़बड़। ठीक है? तो जब आप कलेक्टर बनोगे तो आपके पास में रोज केस आएंगे। एक ही प्रकार के मान के 10 केस आ गए तो आप पहला केस सुनने में बड़े चाव से, बहुत सही बात, मन भी द्रवित होगा। अरे एक्शन बाबू है इधर, लो इसको एक्शन। 10वां केस आते थे, बाबू इसको देखा जरा। इसे कहा जाता है करुणा थकान। इसे क्या कहा जाता है? करुणा थकान। जब व्यक्ति एक ही कार्य को ज्यादा करने लग जाता है, बहुत ज्यादा करने लग जाता है, और उस कार्य में जब उसको मजा नहीं आता, इंटरेस्ट गायब होने लग जाता है। क्योंकि मनुष्य और जानवर में यही तो अंतर है, ये कार्ल मार्क्स कह रहा है। ठीक है? अगर आप दूसरे विचारधारा से देखेंगे तो मनुष्य जानवर में अंतर यह है कि मनुष्य समझता है, सोचता है, भाव होता है, तो जानवरों में भी तो भाव होता है। मानोगे कि नहीं? भाव होता है कि नहीं? आप एक बार अपने यहाँ पर डॉगी को पालिए, कोई भी जानवर को, पेट को पालिए, होता है। वो खाना खाना छोड़ देता है। उसको जब कुछ होगा तो वो आपके पास में आकर बैठेगा, गोदी में आकर बैठेगा, बाकी समय में आपको हिड़ी हिड़ी करेगा। तो उस दिन आकर बैठेगा, आराम से बैठेगा, और फिर अपने बोलते तो नहीं आता है, परंतु चाट के आपके पैर में पैर लगाकर फिर बाद में बाहर निकाल कर चल चल, और फिर पीछे मुड़ते देखे आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, और फिर आएगा। अगर अपन वापस चले गए तो फिर आता है, फिर पैर पकड़ता है, बोलता है चल चल चल, और फिर दिखाता है ये देख मैंने क्या करा है, फिर बताता है मैं चूहे को मारा, कितना बड़ा काम करा है। ये मेरा डॉगी बताता है। पूरा ऐसा पैर पकड़ेगा और आएगा, हाँ आप देखो मैंने कितना काम करा, और फिर बाद में फिर खुश, क्योंकि उसके बाद क्या मिलेगा? खाना। काम दिखाना पड़ता है कि नहीं? दिखाना पड़ता है तो काम दिखाता है। मेरे हमारे फादर अगर मान के चलिए नहीं दिखे एक आध दिन कहीं गए, तो दूसरे दिन अगर आए, तीसरे दिन आए, तो सबसे पहले उससे मिलो, दूसरे से नहीं मिलना, पहले उससे मिलो, उससे बातें करो, उससे बातें करो, उसके चेहरे को बताओ, सॉरी बोलो उसको कि सॉरी बेटा मैं नहीं आप, तो फिर उसको थोड़ा सा तसल्ली मिलती है। फिर आराम से पहले उससे मुलाकात करो, फिर बाद में तो क्या करेगा, तुम्हारे पैर को काटेगा हल्का सा, और फिर बोलेगा बात कर पहले, ताला बाद में, बात कर पहले ताला, नहीं तो क्या करेगा, दोनों पैरों से कंधे के ऊपर हाथ रख के खड़ा हो जाए, पैर रखकर खड़ा हो जाए, और फिर बोल रहा है वहां पर समझ में आ रहा है कि नहीं, बात कर मुझसे, ये करता है। तो मतलब अगर दर्शन की नजरों से देखें पुरुष और जानवर में, मनुष्य और जानवर में अंतर, तो सोच समझ का बुलाया जाता है। कार्ल मार्क्स कह रहा है, कार्ल मार्क्स का अलग सिद्धांत, वो कह रहा है कि पुरुष और जानवर में अंतर है कार्य के आधार पर, कार्य के दौरान लिए जाने वाली संतुष्टि, मजे। जब व्यक्ति कार्य के मजे लेता है तो मनुष्य है, अगर वो नहीं लेता है तो क्या है? समझ रहे हैं? कार्ल मार्क्स यही कह रहा है। आजकल क्या है, किसका अनुभव कर रहे हैं? सुबह से लेकर अब मजे नहीं आते, शाम 11-12 बज जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बस जानवर जैसी स्थिति होगी। हम सोच रहे हैं कि जानवर से मनुष्य में आए, जल्दी से आए, नोट्स वगैरह आप लोग को खट खट दे, जल्दी दे, और फिर मनुष्य की स्थिति में हम पदार्पण करें पुनः, और फिर बाद में आराम से अपनी भी तैयारी करें, आपको भी तैयारी करवाए, ये सोच रहे हैं। पर मजा कब आता है हमको? जब हम
यहाँ पर खड़े होकर पढ़ाता है, तब बड़ा मजा आता है, तब आनंद लेते हैं। यहाँ पर अभी जानवर नहीं, पर रात को 10, 11, 12 बजते 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 अनुभव होने लगता है कि अब अपन क्या बन चुके, मजा नहीं आता। तो कार्ल मार्क्स यही कह रहा है कि ये जो लोग हैं, रिकार्डो को काउंटर कर रहा है, ये जो लोग हैं जो वायलेंस कर रहे हैं, वायलेंस करने का रीजन तुम ही छो। तुमने उनको इतना अधिक काम करवा दिया है कि वो उस काम के करने के कारण अब इतना ज्यादा एग्रेसिव हो चुके, इतने ज्यादा थक चुके। मैं आपको बताता है, जाने का समय तो निर्धारित होता था, आने का समय निर्धारित नहीं होता था। जिस जगह पर वो रहते थे वहां पर एक लाइट भी नहीं आता। सूरज की जब सीधी किरणें 12 बजे के करीब करीब जब पहुंचती थी तब जमीन पर आती थी, गटर के ऊपर घर, ऐसी जगह पर वो रहते थे। अब ऐसी जगह पर रहने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने जीवन में इन सब प्रकार की जो असुविधा है उसको नकारने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए मधुशाला जाएगा, पिएगा, और पीने के बाद में उठ नहीं पाएगा, और जब कोई उठाएगा तो झट से मारेगा, और पत्नी आकर उठाएगी तो पत्नी को मारेगा, और पत्नी को एक नहीं मारेगा 2-3 मारेगा, और 2-3 मारेगा तो फिर बाद में जाकर पूछेगा, और बच्चा रो रहा है तो उससे क्यों रो रहा है, मम्मी को मारा, ले तुझे मार। अब ये हो रहा है, तो यहां पर इसकी जिम्मेदार कौन हुआ? पूंजीपति छुए ना, सही बात कह रहे हैं, कौन कह रहा है? अब माल्थस को लाता है, माल्थस तो और बड़ा वाला, मतलब कभी आज को देखकर अगर उनकी बातों को सोचे, माल्थस है ना, ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया है। कभी आपसे ना पूछ लेता है माल्थस का कौन सा सिद्धांत है? जनसंख्या का सिद्धांत। जनसंख्या सिद्धांत इन्होंने दिया था, और जनसंख्या सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि 2 चीजें, समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? क्लियर तो हो रहा है थोड़ा बहुत कि ऊपर से जा रहा है? कल की बात से ऐड हो रहा है कुछ, है ना? कल की बात से ऐड हो रहा है। चलिए, जनसंख्या सिद्धांत में क्या कहा गया था उस बात को थोड़ा सा समझते हैं। कार्ल मार्क्स कहता है कि 2 चीज रहती बेटा, एक समांतर श्रेणी और एक रहती गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, जनसंख्या हमेशा एक क्रम में बढ़ती है, 1, 2, 4, 2, 8, 16, 32, इस क्रम में जनसंख्या बढ़ती है। किसमें बढ़ती है? जनसंख्या बढ़ती है, ये उसका जनसंख्या सिद्धांत है। तो वहीं पर जो संसाधन बढ़ते हैं, उत्पादन बढ़ता है, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें मिलता है, एक क्रम में, क्रमांतर में बढ़ता है। ये किसने कहा? माल्थस ने कहा, कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा? माल्थस ने कहा। माल्थस का कौन सा सिद्धांत है? जनसंख्या सिद्धांत। अब क्या हो रहे थे? अब हुआ क्या, जब बहुत अधिक मात्रा में, हाँ बेटा, जब बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो मजदूरों की आवश्यकता पड़ी, और प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो कीमत को भी कम करना पड़ेगा, और कीमत को कम करना है तो मजदूरों को लाना पड़ेगा, और अधिक कीमत देना पड़ेगा उन्हें कि कम कीमत देना पड़ेगा? अरे कम कीमत देना पड़ेगा, और जब कम कीमत देना पड़ेगा तो मजदूरों की आय कम रहेगी, और जब मजदूरों की आय कम रहेगी तो वो खाने में कटौती करेंगे कि रहने के स्थान में कटौती करेंगे? रहने के स्थान में। खाने में नहीं कटौती करते, सबसे पहले किस में करते हैं? रहने के स्थान में कटौती करते हैं। अब रहने के स्थान में क्या करेंगे? जो अच्छी जगह थी उसको छोड़ेंगे, बुरी जगह वहां पर आएंगे, वहां पर रहेंगे। कार्ल मार्क्स ने कहा कि तुम्हारी इस वेजेस को कम देने के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है, तुम्हारी असुविधा के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है, तुम इस सब प्रकार की चीजों को मत दो, तुम उनको वेजेस दो, सब चीज अच्छा दो। माल्थस बोले कि ये हमारे कारण नहीं हो रहा साहब, ये प्रकृति के कारण हो रहा है। मानते नहीं थे लोग, किसके कारण हो रहा है? प्रकृति, नेचर कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। वो बता रहे जनसंख्या सिद्धांत, समझो तो मेरी बात। तो बोलिए, जनसंख्या जो बढ़ती है वो गुणांतर रूप में बढ़ती है, 1 गुणित 2, 2 का फिर 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। पर जो संसाधन बढ़ते हैं, उत्पादन बढ़ता है, वो एक क्रम में बढ़ता है, 1, 2,
3, 4। विज्ञान का आविष्कार इतना ज्यादा हुआ है कि लोगों के पास में संसाधन बढ़े, मृत्यु कम हुए, पर जब खाने की मात्रा कम हुई जनसंख्या की तुलना में, तो प्रकृति ने उस अतिरिक्त जनसंख्या को अपनी आगोश में ले लिया, मतलब निपटा दिया, मार दिया। हमने नहीं मारा, किसने मारा? प्रकृति ने मारा। मतलब अपने दोष को किसके ऊपर मर दिया? मतलब कम वेजेस के कारण मृत्यु हो रही है, ये नहीं बता रहे किसके कारण हो रही है? प्रकृति के कारण। क्योंकि प्रकृति अपने उत्पादन को कैसा बढ़ाती है? एक क्रम में। तो वहीं पर जनसंख्या कैसे बढ़ती है? गुणात्मक रूप में। और दोनों में जब डिफरेंस ज्यादा होता है तो प्रकृति क्या करती है? हिलती है। हिलती का मतलब भूकंप नहीं तो आपको ऐसा हिलती है, भूकंप आया था, प्लेटें हिली तो क्या आया? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, और यहाँ पर ये कहते हो वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे द्वारा कम वेजेस देने के कारण मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उत्पादन का एक समानांतर क्रम होने के कारण क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है। कार्ल मार्क्स बोले तुम तो समझ जाओ, नहीं समझोगे तो आगे समझाएंगे। अब आगे समझाएंगे तो अब उसने इसके बाद में बातों से बातें कहना शुरू करा। तो मार्थस समझ में, रिकार्डो ने क्या बोला? क्लियर हो? मार्थस ने क्या बोला? क्लियर हो? यहाँ तक कोई दिक्कत चल रही है? अब बोर भी हो रहे तो एक हाथ घुट पानी पी लिया करिए, ठंड है तो एकदम से एक घुट पानी पीते हो पूरी नींद खुल जाती होगी। एक हाथ थोड़े से छींटे से मुंह पर ऐसे मार लिया करिए, ऐसे छींटे मारे तो एकदम से, और थोड़ा सा बर्फ वाला पानी लाया करो मुंह पर ऐसा करके तो देखिए हर बार। राठौड़ जी आती नहीं सर, आंख बंद करके सोते नहीं, आंख खोल कर सोने की। देखिए ये क्वालिटी आ जाती है। हाँ एक समय के बाद में दिमाग, हम बोलते हैं ना कि दिमाग रेस्ट की अवस्था में आता है, इसलिए क्या करना चाहिए, जो बोर्ड पर लिखी बात है उसको कम से कम लिख लो। तो क्या होता है, दिमाग थोड़ा सा क्या होता है, हिलता है, तो वो लिखते नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। चलिए अब इसी के बाद में कार्ल मार्क्स ने एक और बात, तो विवाह के संबंध में समझ में आया, वर्ग समन्वय के समझ में आया। तो अब कार्ल मार्क्स ने एक और बात, बहुत अच्छी बात थी, राज्य एक आवश्यक बुराई है। अब उसने यहाँ पर भी विचारधारा और हीगेल के विषय में बात करें। हीगेल के विषय में क्या कह रहा है हम आपको बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। हीगेल ने दुनिया को प्रभावित किया, जैसे रूसो ने प्रभावित करा ना, वैसे हीगेल ने भी किया। जैसे रूसो ने, आज आप जहां पर जी रहे हो रूसो के सिद्धांत में जी रहे, सामान्य इच्छा का सिद्धांत, प्रकृति की तरह आप भी स्वतंत्र हो कि नहीं? आप मतलब कौन से युग में जी रहे हो? प्रबोधन के युग में जी रहे हो कि रूसो के द्वारा बोली गई बातों के युग में? प्रबोधन प्लस रूसो के द्वारा बोली गई। वैसा ही एक व्यक्ति हीगेल बड़ा प्रभावशील है, प्रभावित किया, आप इस बात को मानिए, नहीं किया तो आप मानोगे, आप मानोगे, आपको उदाहरण देना पड़ेगा। हिटलर ने जब अपनी जनता को बरगलाया तो उस बरगलाने के पीछे हीगेल का सिद्धांत ही प्रमुख। उसने कहा था कि राज्य ही श्रेष्ठ है, तो हिटलर ने भी कहा कि जर्मन ही श्रेष्ठ है और जर्मन के लिए जो करेंगे वे सब अच्छा होगा, आओ सब मिलो। तो जितनी जर्मनी थी सबको एक तरफ करने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हीगेल की भूमिका रही कि हिटलर की भूमिका रही? हीगेल की द्वारा बोली गई बातों का मिस इंटरप्रिटेशन करने की भूमिका रही, यही कह सकते हैं। प्रश्न आता है ना, हीगेल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कहीं ना कहीं उत्तेजित कर दिया। हाँ सर सही, उत्तेजित, क्योंकि आप कोई व्यक्ति कहते हैं ना तो उसको जस्टिफाई करना, हाँ सही, एकदम सही, क्योंकि सोचना वगैरह जो है बट्टा लगाकर आए हैं, प्रबोधन के युग में जी नहीं रहे हैं। जिसने जो बोला उसको मान लिया, बस चल गए। चलते हो क्या? नहीं, किसने बोल दिया कि वहां चोर है तो आप तो बताए हाँ चोर 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 चोर। अरे आप ये भी तो सकते हैं कि वो छुप कर निकल रहा हो, सोचा करो थोड़ा सा, सोचोगे नहीं तो फिर क्या होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप वही करके बैठे हो अभी तक के मामला गड़बड़, आप उसका जवाब दीजिए। तो यहां पर हीगेल के सिद्धांत के विषय में
हेगेल के सिद्धांत के विषय में भी उसका कुछ तर्क था, उसको भी बता देते, क्योंकि हम यहाँ पर किसके विचार पढ़ रहे हैं? कार्ल मार्क्स के विचार पढ़ रहे हैं। स्पेंसर को अभी थोड़ा सा पढ़ने के बाद में देखिए। स्पेंसर, आप डार्विन को याद रखोगे? डार्विन को याद रखिए, चलो डार्विन भी देख लीजिएगा, उसको भी बताएं। स्पेंसर थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि ये बैठ रहा है कब का? ये 85 के करीब करीब का बैठ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा लेट में लेना चाहते थे, इसको ले लेते हैं। यहाँ पे हेगेल, यहाँ पे इसके ऊपर भी आरोप लगाया। स्पेंसर मतलब नाम याद रख लेना स्पेंसर को, क्योंकि स्पेंसर वो व्यक्ति था जिसको उस समय में 19वीं शताब्दी में अरस्तु कहा था। अरस्तु मतलब क्या? अरस्तु मतलब नैतिकता की परिभाषा को गढ़ने वाला एक यूनानी दार्शनिक। उसने नैतिकता को क्यों लाया जा रहा है, वो सब तो वैसी कुछ बातें बताने वाला अपने जीवन में इतना ज्यादा सफल व्यक्ति वो स्पेंसर भी, चलो बता ही देते हैं, पुर्तगाली, जो कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, इसका विरोधी नहीं था, पर यहां पर श्रेष्ठता का थोड़ा सा विरोधी था, क्योंकि अगर कोई एक श्रेष्ठ बन रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे अन्य लोगों की नाकामी। डार्विन ने क्या बोला था कि दुनिया में वही प्रजाति बचती है जो सबसे ताकतवर रहती, बाकी सब निपट जाती है। अगर आप कुत्ते की पिल्लों में अगर देखोगे, वही लास्ट तक जीता है जो ताकतवर होता है। डार्विन ने यही कहा था। एक फिटेस्ट करके उसकी थ्योरी है ना, जीव प्रत्याशा का सिद्धांत, ऐसे कुछ सिद्धांत है डार्विन का, कि वही जीव जीता है जो लड़कर आगे बढ़ता है। स्पेंसर ने वही को समाजवाद में लाया कि वही आगे बढ़ता है जिसमें ताकत होती है। इसके माध्यम से वो बता रहा है जो श्रेष्ठ होता है वही आगे बढ़ता है, उसको और अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। मतलब पूंजीपति श्रेष्ठ है तो उनको और प्रोत्साहन दो, मतलब किसे महत्व दे रहे हैं? पूंजीपति को दे रहे हैं। कार्ल मार्क्स बोले कुछ तो समझ, शर्म करो, बाकी लोग भी तो है। तो स्पेंसर भी एक ऐसा व्यक्ति था, घोर पूंजीवादी, मतलब अपने विचार को कैसे समर्थन देना है, इसके लिए क्या क्या गढ़ गए, ये इसको आप समझ में आना चाहिए। और हम क्या करते, दूर से जब इनको देखते तो आपको समझ में आ जाता है कि ये बोल क्या रहा है। तो स्पेंसर वो व्यक्ति जिसने डार्विन के सिद्धांत को समाजवादी सिद्धांत में ला दिया, और इसने बताया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, और बताया कि वही आगे बढ़ना चाहिए जो श्रेष्ठ है, और उसी को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब क्या हुआ, इसको दूसरे रूप में अगर बोले ना, आपको भी हम समझाते हैं आप ही क्लास के रूप में, जिसके नंबर अच्छे आते हैं केवल उसको ही टीचर में ध्यान देना चाहिए। ये कह रहा है कौन? स्पेंसर। मुझे बताओ ये सही की गलत है? हाँ सर, अब गलत है सर, बहुत गलत बोल रहे हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ कि सबके ऊपर ध्यान देना चाहिए टीचर ने, सभी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सब इक्वल है, सब इक्वल है। ये कार्ल मार्क्स कह रहा है। कौन कह रहा है? कार्ल मार्क्स कह रहा है। हेगेल के सिद्धांत के बारे में, हेगेल के एक सिद्धांत से वो प्रभावित था, पर अंत में वो प्रभावित नहीं, मतलब आगे चलकर वो था राज्य को लेकर। लास्ट में उसने राज्य को भी थोड़ा सा कहा, जैसे हमने कहा ना कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। क्वेश्चन है, राज्य कहता है एक आवश्यक बुराई है, ये उसने कहा है। लेक्चर बढ़ा जाएगा, जाने दे 11 साढ़े 11, क्योंकि हमें थोड़ा सा हमारे किसको लेकर चलना है, लेनिन को भी लेकर चलना है, क्योंकि किताब को तकिए के किनारे लेकर उसने क्या करा, लेनिन सोया और क्या करी, क्रांति करी, सबका जल करी, एक एक का जवाब दिया। तो पहले हेगेल को क्या, हेगेल ने क्या कहा था, पहले विचार आता है, फिर उसके अनुसार समाज रन होता है, चलता है। कार्ल मार्क्स बोलता है कि ये बात तुम जो है गलत है, पहले समाज आता है फिर विचार आता है। यहां से उसने एक शब्द को जोड़ा, बेसिक स्ट्रक्चर और एक सुपर स्ट्रक्चर। कल लिखवाया था आपको, कौन से स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर और एक सुपर स्ट्रक्चर। क्या हुआ, क्या कह क्या रहा है, आप थोड़ा सा समझिए, बातें थोड़ी सी कठिन है, पर एक बार क्लियर हो जाएगी तो जिंदगी भर याद रहेगी।
क्योंकि सामाज के अध्ययन में कार्ल मार्क्स को पढ़ना पड़ता है। जब आप इंडियन सोसाइटी पढ़ोगे, कहीं पर भी पढ़ोगे, तो आपको कार्ल मार्क्स कहीं ना कहीं झलक दिखलाएगा। वो गाना नहीं बजेगा, झलक दिखला जा, झलक दिखलाएगा। यहाँ पर कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है, जब वर्ग संघर्ष होता है, एक वर्ग और दूसरा वर्ग में संघर्ष होता है, एक वर्ग ए, एक वर्ग बी, जब वर्गों के बीच में संघर्ष होता है तो जो वर्ग जीतता है उसका आर्थिक संसाधनों के ऊपर अधिकार हो जाता है। मतलब कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब कौन सा हो गया, अर्थव्यवस्था। ये कौन कह रहा है, कार्ल मार्क्स। दो वर्गों के बीच में क्या हुआ, संघर्ष हुआ, और संघर्ष किसके लिए हो रहा था, आर्थिक संसाधनों पर क्या करने के लिए, अधिकार जमाने के लिए। और जब आर्थिक संसाधनों पर अधिकार जमाने के लिए था तो भैया जीता ए, तो उसकी क्या हो गया, आर्थिक संसाधन। पर बी पूरी तरह से हारा क्या, नहीं हारा। वो लगाते इसको टोचन दे रहा है, तू हारेगा, तू हारेगा। अब तू हारेगा तो भैया ए को डर है कि भैया ये मुझे हटा देगा। तो क्या करो, अपने इस बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर हमेशा से अधिकार को जमाने रखने के लिए विचारधारा को करना, शिक्षा, स्कूल, राज्य जैसी विचारधारा को आप कानून को बनाओ। किसके अधिकार बनाए रखने के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर, इस पर अधिकार बनाने के लिए धर्म को गढ़ा के, इस पर अधिकार जमाने के लिए वैसी ही शिक्षा को गढ़ा के जिससे इनका अधिकार, जैसे कार्ल मार्क्स कहता है ना, एक शब्द से होता है, चोरी करना पाप है, तो कार्ल मार्क्स बोलता है शांत हो जाओ, धैर्य, कान खड़े कर लो, इसके पास पैसा क्या है, ज्यादा है। ये कहता है, वो कहता है, कल भी आपको हमने बताया, ये कार्ल मार्क्स कह रहा है। मतलब अपने अधिकारों को बनाए रखने के लिए तुमने सुपर स्ट्रक्चर को, धर्म क्या है, वो बोल रहा अफीम, धर्म कोई दिक्कत कि नहीं, समझ में आया। एक और लास्ट बात, कार्ल मार्क्स ऊपर से तो नहीं जा रही, पक्का नहीं जा रही, थोड़ी थोड़ी नहीं जा रही। कल मेकअप हो गया बेटा बहुत सारा, आप इस बात को मानो, कल बहुत सारा मेकअप है ना, टिक्का, पाउडर, कंघी वगैरह सब अच्छे से करा है, आप लोग को लग रहा होगा। पर कल मैंने जब घर जाकर फिर से वीडियो को देखा तो देखने के बाद समझ में आया कि ना बहुत सारा बच्चे को समझ में आ चुका होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आज मैं सुपर स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता तो आज आपको समझ में नहीं आता, कल कम से कम याद तो हो गया वर्ड क्या थे। अब इसी के बाद में एक बात, हेगेल ने कहा था कि समाजवाद आएगा कैसे। अब उसके पहले हम आपको बताते राज्य क्यों आवश्यक बुराई है, और राज्य आवश्यक बुराई मतलब होना चाहिए। कुछ चीज ऐसी रहती है ना, बुराई है परंतु आवश्यक। जीवन में आपका रहेगा कुछ चीज ऐसी रहेगी जो बुराई है परंतु वो आपके लिए आवश्यक है। वैसे ही कार्ल मार्क्स कह रहा है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, और गांधी जी कह रहे हैं कि ये अनावश्यक बुराई, राज्य होना ही नहीं चाहिए। मतलब दोनों ही एक प्रकार से राज्य विहीन व्यवस्था की ही बात करते हैं। ये क्वेश्चन 2020 में पीटी में पूछा था कि कार्ल मार्क्स और गांधी के सिद्धांत में क्या समानता है। ऑब्जेक्टिव में 4 बातें थी और 4 बातें लेकर पूछा आपसे। उसमें था दोनों का राज्य को लेकर, राज्य विहीन व्यवस्था को लेकर सिद्धांत था। दोनों एक ही जगह बात करते थे। क्लियर है बात? अब एक ही शब्द को लेकर चलेंगे। अब कार्ल मार्क्स जब विचार को देख लिया तो अब कार्ल मार्क्स, हाँ, दोनों ही बुरा तो मानते थे राज्य, किंतु वो कह भी तो रहे हैं कार्ल मार्क्स की आवश्यक भी है। आवश्यक है, क्यों है? इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, क्योंकि राज्य रहेगा तभी साम्यवाद आएगा। क्योंकि आप फिर समानता कैसी, गांधी एक समान बुरा मान रहे हैं, दोनों ही एक अल्टीमेटली एक व्यवस्था के ऊपर जा रहे हैं ना कि राज्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक जगह पर, अभी आपको वही तो बताना है, एक जगह पर वो साम्यवाद की बात कह रहे हैं और साम्यवाद इज इक्वल टू समाजवाद नहीं है। साम्यवाद अलग है और वो उसको एक स्वप्नदर्शी बनवाता है। कार्ल मार्क्स को यहीं पर तो पकड़ना है।
और राम राज्य की अवधारणा कौन रख रहे हैं? गांधी जी रख रहे हैं। और राम राज्य क्या है? राम राज्य मतलब राम का शासन नहीं, एक ऐसा शासन, एक ऐसी व्यवस्था जहां पर व्यक्ति अपने आप को स्वनियंत्रित करे। वो गुनाह कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हो। उस राज्य की बात हो रही है जहां पर कोई गुनाह अगर कर रहा है तो उसके लिए वो खुद अपने आप को दंडित करे, ना कि एक व्यवस्था आकर उसको दंडित करे। हर एक का मालिक खुद हो और उसको अपने अधिकारों के बारे में पता हो, साथ में दूसरे के अधिकारों के बारे में भी पता हो। क्योंकि कहा जाता है आपके अधिकार तब तक के हैं जब तक कि किसी अन्य के अधिकारों का आप वायलेशन नहीं करें। ये व्यवस्था कहलाती है राम राज्य या फिर साम्यवादी व्यवस्था। पर दोनों राज्य के विषय में एक एक अवधारणा रख रहे हैं। अब क्या रख रहे हैं उसको मैंने बताने की कोशिश की, और मैं अब ये बताने की कोशिश कर रहा हूं जो क्वेश्चन में है। कार्ल मार्क्स बोल रहे आवश्यक बुराई है और गांधी जी बोल रहे अनावश्यक। गांधी जी कह रहे कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, राज्य होना ही नहीं चाहिए। उनका स्वराज को लेकर एक शब्द था, उसको क्लियर कर देते। राज्य वो कहते हैं कि एक मना स्थिति है, एक मना स्थिति है। अगर मन से अगर किसी चीज को आप मान लेते हो तो आप हमेशा उसको मान के चलते हो। अगर आप मन से उसको हटा दोगे, स्वराज शब्द को लेकर उनका यही कहना था। स्वराज की परिभाषा जब वो बता रहे थे, समझा रहे थे, किसे समझा रहे थे? जिन्ना को, क्योंकि जिन्ना परेशान थे। क्या हुआ आपको कहानी थोड़ी सी बताते हैं, समझ होंगे। 1915 में गांधी जी आए भारत आए, सोना नहीं। 1915 में भारत आए और 1915 में आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके राजनीतिक गुरु थे उनसे उनकी मुलाकात हुई। और मुलाकात, पहली मुलाकात में गांधी जी 1912 में भी मिल चुके थे गोपाल कृष्ण गोखले से। गोपाल कृष्ण गोखले से वो दक्षिण अफ्रीका में मिले थे, और दक्षिण अफ्रीका में गोपाल कृष्ण गोखले इसलिए मिले थे क्योंकि वो देखना चाहते थे कि ऐसे क्या क्वालिटी है गांधी जी में कि उन्होंने 1893 से लेकर 1912 तक के उस दूसरे देश में भारतीय लोगों के लिए जो रंग भेदी कानून था उसको सबको हटा दिया। मतलब केस के चक्कर में गए थे पर गांधी से भी मिलना था, और जब गांधी से मिलना था तो गांधी से मिले, और जब गांधी जी से मिले वहां पर तो वहां पर गांधी जी ने कुछ बातें उनसे बताई, कुछ करे। उसकी किताब है एक छोटी सी, आप उसको मैं पढ़वाता भी हूँ, पढ़ना चाहिए भी। उसका नाम है हिंद स्वराज। अगर गांधी जी को, अगर आपको 1907 के पहले का अगर पढ़ना है, अगर अच्छे से समझना है, पढ़ना है, मैं ये बोलता हूँ हमेशा, अगर कुछ अच्छा जिंदगी में करना है तो कुछ महान लोगों की बातों को पढ़ो, हूबहू अपनाओ मत, उनको एनालिसिस करो वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि विचार परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। ठीक है। गांधी जी ने 3 लोगों को सबसे बुरा कहा था 1917 में, वकील, डॉक्टर, रेलवे कहा था। तो गांधी जी ने जब ये कहा था तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि समय के साथ तुम्हारे विचार बदलेंगे, तुम्हारे विचार पक्का बदलेंगे। गांधी जी ने बोला क्यों बदलेंगे? तो गांधी जी ने जब वापस आए, भारत आए 1915 में, जनवरी में आ गए थे, 9 तारीख को आ गए थे। तो पहले मिले गोपाल कृष्ण गोखले से, तो जब गोपाल कृष्ण गोखले से मिले तो उन्होंने कहा कि मैं एक बड़ा आंदोलन भारत में करना चाह रहा हूं, और एक बड़ा आंदोलन अगर करना है तो गांधी जी ने उन्होंने कहा कि भारत एक विविधता में एकता वाला देश है, बहुत डाइवर्सिटी है, आपको अफ्रीका जैसी कंडीशन नहीं मिलेगी। अफ्रीका में सभी भारतीय है, परंतु यहाँ पहले जाति है, यहाँ पहले धर्म है, फिर लोग भारतीय। जब तक कि तुम धर्म और जाति को नहीं समझोगे तो तुम लोगों में एकता को ला नहीं पाओगे। तो तुम एक काम करो, घूमो। तो 2 साल उन्होंने घूमा। उस घूमने के दौरान 1917 में चंपारण में उन्होंने कर लिया, ख्याति मिल गई, बहुत बड़ी ख्याति। पहली बार ऐसा था कि भैया बहुत परिवर्तनकारी बोला जाता है 1917 को। पहली बार एक बड़ा वर्ग जो पहले अपने आप को ये बोलता था, किसान वर्ग, कि हमारा हित चाहने वाला केवल और केवल अंग्रेज है और जमींदार हमारा शोषण करते हैं। आप 1873 का एक विद्रोह देखेंगे जिसका नाम है पाबना विद्रोह। और पाबना विद्रोह में किसानों ने ये स्लोगन गढ़ा कि हम तो केवल केवल महारानी के रैयत है। रैयत का मतलब होता है बेटा किसान,
और रैयत है तो कर देंगे तो देंगे केवल और केवल महारानी को, जमींदार को नहीं। मतलब क्या सोच है? हमारा शुभचिंतक कौन है? महारानी। महारानी कौन? एलिजाबेथ इंग्लैंड की, वो है। मतलब शोषक कौन है? जमींदार। तो मतलब किसान किसके प्रति समर्पित? मतलब 1885 में कांग्रेस आई, उन्होंने किसान को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। 1917 में चंपारण करा, पूरा किसान वर्ग उठकर किसकी तरफ आ गया? गांधी की तरफ आ गया। ये गांधी का मैजिक था, गांधी ने ये काम करा। तो गांधी कहते थे कि परतंत्रता, अस्वतंत्रता एक मनोवैज्ञानिक भाव है, मानो तो हर, ना माना तो ना। तो स्वराज के संबंध में उन्होंने ये कहा था कि हम अपने आप को ऐसा बिहेव कर रखेंगे कि हम स्वतंत्र हैं, तो अंग्रेज यहां पर रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं। अगर हम उनके कानूनों को मानेंगे तो मतलब हमारे शासक हुए। जब हम उनके कानून को ही नहीं मानेंगे और अपने अनुसार अगर जिएंगे तो हम स्वतंत्र हैं। अंग्रेज वगैरह दंड भी तो देते थे। गांधी जी तो बोले असहयोग करो। सबसे आंदोलन पहले कौन सा था? असहयोग करो, मानो मत, अपनी व्यवस्था बनाओ, उनको रहने दो, हम अपनी व्यवस्था बनाएंगे, अपनी व्यवस्था के अनुसार चलेंगे। जब अपनी व्यवस्था बनाएंगे तो तुम्हारी व्यवस्था को जब एक बड़ा वर्ग मानेगा ही नहीं तो तुमको दंड करना पड़ेगा। तुम दंड करोगे तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। दुनिया में खाती है ये कि ब्रिटेन के द्वारा एक मासूम जनता के ऊपर प्रहार किया गया, तो स्वाभाविक विश्व में कहीं ना कहीं ब्रिटेन का बहिष्कार होगा, उनको जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं? गांधी की सोच, गांधी बहुत अलग सोच था। जिंदा बोले कि ये तुम क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया। पर गांधी बहुत अंदर से सोचने वाला व्यक्ति थे, बहुत अंदर से। हम क्या कर जाते हैं, ठेले पर खड़े होकर, मैं हमेशा बोलता हूँ गांधी जी को गाली देते हैं, मत दो, समझ के परे है। बर्लिन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गांधी के हर शब्द के ऊपर अध्ययन कर रही थी। वो ऐसे क्या बोलते थे कि 2-2 करोड़ जनसंख्या उनके पीछे चलती थी। अगर आप उनका आंदोलनों को देखें तो जब उन्होंने ग्वालियर टैंक जगह पर 1942 में जब उन्होंने भाषण दिया था तो पटबी सीताराम मैया जो इतिहासकार है कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि मुझे साक्षात पैगंबर दिखाई दे रहे। उस समय उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था और लोग आ रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। और जब आप एक और धरसाना की घटना सुनोगे ना तो आपका जीव मचल जाएगा कि लोगों के ऊपर घोड़ों के माध्यम से कुचला जा रहा है और लोग उसका प्रत्युत्तर नहीं दे रहे। गांधी जी ने इतनी शिक्षा भर दी। कम नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति की मनस्थिति को बदलना कठिन है, यहाँ तो करोड़ों की मनस्थिति को बदलती है। गांधी जी कम थोड़ी। तो गांधी जी राज्य के विषय में ये बात रखते थे और गांधी जी की राज्य होना नहीं चाहिए, क्योंकि राज्य होगा तो व्यक्ति के अधिकारों को कहीं ना कहीं सीमित करेगा, इसलिए राज्य नहीं होना चाहिए। तो राज्य अनावश्यक बुराई है। किसने कहा? गांधी जी। पर कार्ल मार्क्स को साम्यवाद लेकर आना था, वो राज्य से ही आएगा, तो इसलिए क्या बोला उसने? आवश्यक बुराई। अब उसका आंसर देता हूं मैं, अब दो आंसर कार्ल मार्क्स का। अब समाजवाद कैसे आएगा, ये कौन क्या करेगा? कार्ल मार्क्स। ठीक है, इधर का मिटा देते हैं, इधर का रहने देते हैं। अब कार्ल मार्क्स का समाजवाद कैसे आएगा उसको समाज में रखिएगा, उसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि उत्तर जो हमने बोला था एक प्रश्न है लेनिन का समाजवाद। देखिए लेनिन का समाजवाद कॉपी किताब तक के किनारे रखकर किया गया, इसका उत्तर कार्ल मार्क्स के समाजवाद और लेनिन की क्रिया के द्वारा, दोनों के द्वारा जाए। क्या कह रहा है उसको समझाना है। कार्ल मार्क्स ने 3 स्टेप में कहा, बोल तो नहीं हो रहे, पानी वगैरह पी लीजिए, दुर्वेज पानी वगैरह पी लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसने कहा कि 3 स्टेप में आएगा समाजवाद। समाजवाद नहीं, साम्यवाद। हम समाजवाद शब्द कहते हैं, क्या कहना है बेटा? साम्यवाद। समाजवाद। कार्ल मार्क्स अल्टीमेटली लाना क्या चाह रहा था? साम्यवाद को लाना चाह रहा था।
अब सामने वाले को समझना है, क्लियर होगा, थोड़ा सा धैर्य धरो, होगा वो। उसने कहा था पहला करना पड़ेगा डायरेक्ट एक्शन। क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन के माध्यम से। डायरेक्ट एक्शन कैसा होगा? कार्ल मार्क्स, हम बोले ना कार्ल मार्क्स का समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद था, वो तर्क दे रहा है। तर्क क्या दे रहा है? कि जब पूंजीपति लोगों के द्वारा जब वेतन दिया जाएगा तो वेतन देने के बाद में वो वेतन बड़े काम के बाद में दिया जाएगा, और जब बड़े काम के बाद में दिया जाएगा तो उस काम के बाद में मिला वेतन से वो थकान मिटाने के लिए मधुशाला जाएंगे और उस मधुशाला में दारू पिएंगे, और जब दारू पिएंगे तो दारू पीते समय बड़बड़ाएंगे भी, और बड़बड़ाएंगे तो सभी लोग काम करने वाले बड़बड़ाएंगे, तो सभी लोगों का बड़बड़ाना एक जैसा रहेगा कि अलग अलग रहेगा? एक जैसा। अरे एक जैसा रहेगा क्योंकि सब तो मजदूर है। अरे सब तो मजदूर है ना, और जब सब मजदूर है तो ये भी बड़बड़ा रहा है, ये भी बड़बड़ा रहा है, ये भी बड़बड़ा रहा है, ये भी बड़बड़ा, सब बड़बड़ा रहे हैं, और सबके बड़बड़ाने के पीछे का कारण एक कौन है? कारण यह है कि ये बड़बड़ाना, ये चिंता, ये टेंशन जब एक ही जगह से निकल जाएंगी तो यहाँ से वर्ग चेतना जागृत होगी। यहाँ पर उसने दो लोगों के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग करा है, जिसमें पूंजीपति के लिए, याद रखिएगा, पूंजीपति के लिए बुर्जुआ वर्ग का प्रयोग किया, और मजदूर किसान के लिए सर्वहारा। कौन से शब्द का प्रयोग किया? मैं यहाँ पर लिख देता हूं, मैं यहाँ पर याद रखिए, यहाँ लिख देता हूँ। पूंजीपति के लिए कौन सा वर्ग का प्रयोग किया? बुर्जुआ। पूंजीपति के लिए बुर्जुआ, ठीक है, और एक मजदूरों के लिए कौन सा करे? सर्वहारा शब्द का प्रयोग करें कि तुम सर्वहारा। और कार्ल मार्क्स सर्वहारा क्रांति को लाना चाह रहा था। कौन सी क्रांति को लाना चाह रहा था? सर्वहारा। सर्वहारा मतलब कौन होते बेटा? मजदूर, किसान, कौन होते? ठीक है, शब्द याद रखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब कोई भी ज्यादा पैसा वाला होगा तो उसको लाए बुर्जुआ इधर, उसको समझ में नहीं आएगा। कभी कभार क्या करना चाहिए? अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए। देखो तुम क्या करते हो, टॉन्ट मारते हो, और ऐसे टॉन्ट मारते हो जिसको सामने वाले को समझ में आए। ऐसे टॉन्ट मारना चाहिए जिससे उसका दिमाग ये बुर्जुआ इधर, क्या नया नाम रखा है, प्रेम वाला नाम है बुर्जुआ। और कोई गरीब है सर्वहारा, प्रेम का नाम है। पर तुम तो अपनी इच्छा को क्या कर रहे हो? जब वो पढ़ेगा तो दिमाग में आएगा, और जब आएगा तो बोल नहीं पाएगा, तो अपना बोलना भी हो गया, हिन लगेंगे, पिटकरी, रंग चोखा, मामला सही हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या? कार्ल मार्क्स यही कह रहे हैं, सही तो बोल गए ना। चलिए, तो कार्ल मार्क्स यही कह रहा है कि सबसे पहले जो दारू पीने वाली जगह रहेगी, कार्ल मार्क्स मतलब तरीके भी बता रहा है कि ऐसा नहीं करना है बेटा। मैंने बोल दिया तुमको समाजवाद लाना है, समाजवाद लाना है ना, मैं तुमको रास्ता भी बता रहा है। जहां दारू पीते थे वहीं से शुरुआत होगी। यहाँ पर दारू पीने वाली जगह पर वर्ग चेतना जागृत होगी, तो सबसे पहले डायरेक्ट एक्शन से पहले क्या शुरू होना पड़ेगा? वर्ग चेतना। जब वर्ग चेतना आएगी तो डायरेक्ट एक्शन करोगे। डायरेक्ट एक्शन मतलब क्या होगा? आएंगे, जितनी व्यवस्था रहेगी पूंजीपति वाली सबको हटाएंगे, मारेंगे, काटेंगे, पीटेंगे सबको, मतलब रक्त जैसी हो जाएगी। और जब रक्त जैसी हो जाएगी तो मतलब ये खोखार होगी। खोखार होगी क्या? नहीं, तुम मारोगे। गांधी जी कार्ल मार्क्स के इसी बात से थोड़े से नाखुश थे। गांधी जी अहिंसात्मक बदलाव चाहते थे। गांधी जी कैसे बदलाव चाहते थे? अहिंसात्मक बदलाव बोलते थे। अब हम बता रहे हैं क्यों ऐसा होना चाहिए, उसके पीछे तर्क भी देते हैं। पाकिस्तान की पैदाइश और भारत की पैदाइश में अंतर है। पाकिस्तान ने झगड़कर पाकिस्तान को बनाया, और भारत ने झगड़कर नहीं, अपने अधिकारों के लिए बोलकर शांतिपूर्वक तरीके से भारत ने अपने आप की आजादी प्राप्त करी। ये वो गांधी जी का एक तर्क था, अगर अच्छे से अगर उनको पढ़ो तो एक तर्क था
कि अंग्रेज जब छोड़कर जा रहे तो अंग्रेजों को उन्होंने बोला कि अभी रुक जाओ, मत जाओ, पूरी व्यवस्था साफ करो, उसके बाद जाओ, क्योंकि वो विभाजन के बीच को बो चुके थे, धार्मिक विभाजन के बीच को बो चुके थे, जो आगे चलकर कितना बड़ा पेड़ बनने वाला था वो आपको पता नहीं, वो बना। जिसे आज भी भारत क्या बोलता है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में विभाजन एक बुराई थी, बुराई, विभाजन एक बुराई। गांधी जी किसी भी, क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी चीज को लड़कर लेते हैं तो आगे प्राप्त हो जाने के बाद में उसको अपने पास में बनाए रखने के लिए भी उस लड़ने की क्षमता का ही उपयोग करते हैं। इस बात को याद रखिए, ये थोड़ी गहरी बात है। आप कोई चीज को प्राप्त करते हो ना लड़कर, तो देखिएगा आप उसको जब अपने पास में रखना चाहोगे तो हमेशा लड़कर ही उसको अपने पास में रखना चाहोगे, ये हो गई स्थिति, और आपकी लड़ने की आदत हो जाएगी। मतलब समाज में अगर हम लड़कर कोई चीज देंगे तो देखिएगा आगे कोई भी व्यक्ति उस चीज को बनाए रखने में लड़ने का ही प्रयत्न करेगा। पाकिस्तान आजकल कोई भी चीज को लड़कर ही प्राप्त करने की कोशिश करता है। भारत में कभी ये भाव आता है क्या? शांति। ये सोसाइटी की मनस्थिति को बनाना बहुत बड़ी बात रहती है और एक लीडरों का ही काम रहता है, क्योंकि लीडर अगर लड़कर बात करेगा और लड़कर ही सब काम करने की कोशिश करेगा तो आगे समाज के ऊपर भी वही प्रभाव पड़ेगा। कार्ल मार्क्स के इस बात से गांधी जी थोड़े से नाखुश थे और नकारते थे। और इस वजह से कार्ल मार्क्स के सिद्धांत वाले समाजवादियों का भारत में गांधी जी ने विरोध करा तब जब उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन की बात बोली। एक एम.एन. रॉय करके थे, वो आमूलचूल परिवर्तन, पता है ना आमूलचूल परिवर्तन का मतलब क्या? सर से लेकर पांव तक के परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन। ये विरोध करा उन्होंने, बोला कि ये सब बकवास है, ये सब होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स का कहना था कि अगर हमें व्यवस्था को बदलना पड़ेगा तो वर्ग चेतना को लाना पड़ेगा, और वर्ग चेतना वहीं पर आएगी जब सब जगह एक जगह लोग मिलते होंगे और एक ही प्रकार के दुख से दुखी व्यक्ति मिलते होंगे। और वो कहां पर मिलते हैं? मधुशाला में। वहां वर्ग चेतना जागृत हो और यहाँ से डायरेक्ट एक्शन हो। यहाँ पर पुरानी व्यवस्था जाएगी, नई व्यवस्था आएगी, और जब नई व्यवस्था आएगी तो इसके बाद में समाजवाद की स्थापना। किसकी स्थापना होगी बेटा? समाजवाद की स्थापना होगी। डायरेक्ट एक्शन हुआ, पुरानी व्यवस्था गई, अब समाजवाद की स्थापना, मतलब सर्वहारा, सर्वहारा का शासन। पर सर्वहारा का शासन जब होगा तो थोड़ा सा रक्त पिपासु होगा, क्योंकि जब आप एक पूंजीपति से संपत्ति को लोगे तो वो संपत्ति को देगा कि उसका विरोध करेगा, विरोध करेगा तो पहले उसको मारना पड़ेगा। तो मतलब सर्वहारा का शासन तो हो रहा है परंतु रक्त के साथ में हो रहा है। तो कार्ल मार्क्स कह रहा है कि समाजवादी क्रांति में प्रारंभिक चरण में रक्त पिपासु जैसी घटना होगी और सर्वहारा की तानाशाही स्थापित हो जाएगी। तो जैसे ही समाजवाद आएगा तो उसके बाद में घटना कौन सी आएगी? सर्वहारा की तानाशाही। सर्वहारा की तानाशाही का मतलब क्या है कि अब सर्वहारा का शासन रहेगा और वो क्या करेगा, जितने लोगों के पास संपत्ति है उन सबको ले लेगा, और सबको लेने के बाद में राज्य के अधीन कर देगा। अब किसी की कोई संपत्ति नहीं, सब किसकी संपत्ति हो जाएगी? मतलब जिसके पास संपत्ति नहीं थी उसको तो दुख नहीं हुआ, पर जिसके पास थी उसको दुख हुआ, उसको मारा काटा पीटा सब किया। तो ये परिवर्तन रक्तपूर्ण हुआ कि रक्तहीन हुआ? और किसने करा? सर्वहारा ने। तो सर्वहारा तो भैया तानाशाही हुई, तानाशाही हुई, और ये रक्तपूर्ण हुई कि नहीं? तो इसे कहते हैं सर्वहारा की रक्तपूर्ण तानाशाही। कौन सी? रक्तपूर्ण तानाशाही। अब होगा ये, कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि जब एक जगह पर जब ये सर्वहारा की क्रांति होगी तो इससे प्रभावित होकर दूसरे जगह पर भी सर्वहारा की क्रांति होगी, तीसरी जगह पर भी सर्वहारा की क्रांति होगी, चौथी जगह पर भी सर्वहारा की क्रांति होगी, पांचवी जगह पर भी सर्वहारा की क्रांति होगी। ऐसे करके सब जगह पर सर्वहारा की क्रांति हो जाएगी, मतलब पूंजीपति सब जगह से हट जाएंगे। और जब सर्वहारा की क्रांति हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से अब जो संपत्ति राज्य की हो चुकी थी
सब लोग उसके कारण एक जैसे आ चुके थे, मतलब अब किसी की संपत्ति नहीं, मतलब इनके पास 4 एकड़ थी, इसके पास 10 एकड़, इसके पास 25 एकड़, इसके पास 25 एकड़, ये सबको ले लिया गया और लेने के बाद में ये राज्य को दे दिया गया, अब सब बराबर हो गए। और ऐसा ही क्या हुआ, एक क्षेत्र में तो हुआ, एक और क्षेत्र में, ऐसा करके हर जगह पर हो गया और सब संपत्ति किसने ले ली, राज्य ने ले ली। अब जब सब जगह पर सर्वहारा का ही शासन हो गया तो स्वाभाविक रूप से अब राज्य की आवश्यकता पड़ेगी क्या? जब शासन सर्वहारा का हो गया है, आम जन का खुद का हो गया है, तो आमजन जब खुद अपने आप को रेगुलेट कर ले रहे हैं, अपने आप को नियंत्रित कर ले रहे हैं, तो उनको नियंत्रित करने वाली संस्था की आवश्यकता है क्या? नहीं है। तो अब उसने कहा कि अब आना चाहिए इसके बाद में साम्य। क्या आना चाहिए? साम्यवाद। तो मतलब साम्यवाद को लाना है तो राज्य को रखना पड़ेगा कि नहीं? तो राज्य एक क्या है, आवश्यक, मतलब साम्यवाद को लाना है तो किसको रखना पड़ेगा, राज्य को, क्योंकि राज्य नहीं रहेगा तो साम्यवाद नहीं आ पाएगा। क्योंकि आपको अगर पूंजीपतियों से अगर संपत्ति को संग्रहित करना पड़ेगा तो किसके अधीन करना पड़ेगा, राज्य के अधीन करना पड़ेगा। और राज्य के अधीन करना है क्योंकि राज्य को आप मान रहे हो। क्यों मान रहे हो? क्योंकि आपको उसके बाद में एक और स्टेप को लेकर आना है जिसका नाम है साम्यवाद। और साम्यवाद में राज्य नहीं रहेगा, सब व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य करेंगे, संपत्ति किसी की नहीं रहेगी, सब में बराबर रहेंगी, सब कुछ नहीं रहेगा। फिर व्यवसाय कैसे चलेगा? व्यक्ति अपने आप करेगा। सर तो पैसे कौन देगा, क्योंकि सब तो एक बराबर के हो गए, सब एक बराबर हो गए, पैसे व्यापार, आवश्यकता अपने आप कम हो जाएगी। क्योंकि क्या होता क्या है, ये बात तो एकदम सही प्रश्न। जब पूंजीवाद के विषय में उसने शब्द क्या बोला था कि पूंजीवाद आया तो ये पैदाइशी ही बुराई लेकर आया, क्योंकि जब इसने व्यक्तिवाद पर बल दिया, प्रतिस्पर्धा पर बल दिया, तो द्वेष भावना सब आ गई। पर जब सब एक जैसे आ जाएंगे तो द्वेष भावना रहेगी क्या, आवश्यकता मर जाएगी। देखना, आवश्यकता तब आती है आपके घर में अगर टीवी है और साइड वाले के घर में एलईडी है तो आप किस तरफ जाते हो, एलईडी जाते हो। जब सब एक हो जाएंगे, टीवी है, काम चल रहा है, आया समझ में? जब सब एक हो जाएंगे तो आवश्यकता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब आवश्यकता कम हो जाएगी तो जहां है जो है उसके हिसाब से चलोगे। तो मतलब अब कोई रेगुलेट करने वाली की आवश्यकता है क्या? नहीं। मतलब अब रेगुलेट करने वाले को हटाओ और खुद शासन करो अपने ऊपर, मतलब राज्य की आवश्यकता नहीं। तो मतलब साम्यवाद को लाना है तो राज्य को रखना पड़ेगा कि रखना पड़ेगा। और जैसे ही लगेगा कि राज्य को हटाने देना चाहिए तो हटा देना चाहिए, तो हटा देगा। तो मतलब राज्य एक आवश्यक बुराई है। कौन कह रहा है? कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। आया समझ में? कि ऊपर से गया, ऊपर से गया ना, ऊपर से गया। क्योंकि तीनों स्टेप में आप कहीं ना कहीं लड़खड़ा है। पहले तो डायरेक्ट एक्शन में कि डायरेक्ट एक्शन होगा कैसे, भैया सभी लोगों की वर्ग चेतना जागृत होगी। सब लोग ये देखेंगे कि भैया हमारे दुख का कारण, इसके दुख का कारण, इसके दुख का कारण, इसके दुख का कारण एक ही है और हम सब एक ही दुख से कहीं ना दुखी है, एक ही व्यक्ति के कारण दिए गए दुख के कारण दुखी है। तो क्यों ना हम उसके ऊपर एक्शन करते, तो हम एक्शन करेंगे। उसे कहता है डायरेक्ट एक्शन। एक्शन होगा, एक्शन होगा तो संघर्षशाली होगा, व्यवस्था हटेगी, नई व्यवस्था आएगी, रक्तपूर्ण होगी। कैसी होगी? रक्तपूर्ण। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी तो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। अरे बचाने की कोशिश करेगा कि नहीं आओ परिवर्तन कर जाओ, मैं तो बैठा ही था परिवर्तन के लिए। विरोध करेगा। जब दोनों लड़खड़ाएंगे, जब दो हाथी लड़खड़ाते हैं, लड़ते हैं, तो स्वाभाविक रूप से धूल उठती है कि नहीं? जब दो विचारधारा और दो विचारधारा पर आधारित लोग जब लड़ेंगे तो रक्त बहेगा कि नहीं? तो रक्तपूर्ण संघर्ष होगा। और जब रक्तपूर्ण संघर्ष होगा तो इस रक्तपूर्ण संघर्ष के दौरान सर्वहारा की जनसंख्या अधिक होने के कारण सर्वहारा की जीत होगी और सर्वहारा सभी संपत्ति को संग्रहित करके राज्य के अधीन दे देंगे। पूंजीपति से लेंगे और वो सभी संपत्ति को क्या कर देंगे, राज्य में। मतलब संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। पर वो कह रहा है, अब एक और बात बताएंगे आपको, वो राष्ट्र के विषय में भी क्या शब्द कह रहा है वो भी बताएंगे, समझाएंगे उसको भी। कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है, तर्क तो देना पड़ेगा ना आप लोगों को। तो यहां पर सर्वहारा की क्रांति हुई।
एक जगह पर सर्वहारा की क्रांति हुई, तो दूसरी जगह पर देखा देखी होगी, देखा देखी ज्यादा काम होता है कि नहीं, तीसरी जगह पर, चौथी जगह, पांचवी जगह, सब जगह पर है। तो एक ऐसा वातावरण बन जाएगा कि पूंजीवाद सभी जगह हट जाएगा, तो सर्वहारा के ऊपर अटैक करने की संभावना ही नहीं रह जाएगी, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इस समय में अब राज्य की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी, और ऐसा लगेगा कि अब सब लोग अपने हिसाब से शासन कर पा रहे, क्योंकि सब लोग बराबर आ गए। क्योंकि पूंजीवाद ने जहां पर व्यक्तिवाद पर बल देकर, प्रतिस्पर्धा पर बल देकर द्वेष भावना को भर दिया था, इस समाजवादी क्रांति ने जब सब लोगों को एक जैसी संपत्ति दे दी, तो सब में एक जैसी भाव आ गया, द्वेष भावना हट गई। अब जब द्वेष भावना हट गई तो स्वाभाविक रूप से अब अपने आप में ही व्यक्ति पूर्ण होने लगा और अपने आप को रेगुलेट करने लगा। तो राज्य की आवश्यकता पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही। तो ये राज्य को जब हटा देंगे तो कौन सी व्यवस्था आ जाएगी? परंतु अभी तक क्या आई है? क्या ना चाइना में आई, ना रशिया में। तो मतलब यहाँ पर कार्ल मार्क्स सपने में सोचने वाला लग रहा है कि यथार्थवादी सोचने वाला लग रहा है? तो इस जगह पर कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है? स्वप्नदर्शी समाजवादी। इस स्थान पर कार्ल मार्क्स को कहा जाता है स्वप्नदर्शी समाजवादी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? एक 2 दिन की छुट्टी बोलकर बच्चा है ना, बहुत लंबी छुट्टी ले लेता है, धोखा। ऐसी छुट्टी नहीं लेना चाहिए। यहां तक कि कोई दिक्कत है? नहीं है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा पहले क्या आएगा? पूंजीवाद आएगा। पूंजीवाद के बाद क्या आएगा? सर्वहारा वर्ग जगेगा। सर्वहारा वर्ग जगेगा तो वो वर्ग संघर्ष करेगा, डायरेक्ट एक्शन करेगा। डायरेक्ट एक्शन करेगा तो समाजवाद की स्थापना होगी और सर्वहारा तानाशाही। और सर्वहारा तानाशाही के बाद में जब सब जगह पर सर्वहारा की तानाशाही हो जाएगी तो फिर क्या आ जाएगा? साम्यवाद। ये उन्होंने कहा। लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब जो वो गया तो उसके पीछे क्या कारण थे उसको देखेंगे, उसको समझने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा। कोई और बात? कोई और बात देखना? नहीं, बढ़े आगे कि नहीं बढ़ना? राष्ट्र के संबंध में राष्ट्र के संबंध में भी कार्ल मार्क्स का एक अच्छा सिद्धांत आपको बताते हैं। मतलब वो विचारधारा को जो खुद एक विचार दे रहा है और वो विचारधारा को क्या बोलता है कि ये एक प्रकार से दिमाग को सन्न कर देने वाली बात है। इन सब से बाहर निकलो, वो खुद सोचो। राष्ट्र को क्या कह रहा है? वो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग, एक भाषाई लोग। राष्ट्र की परिभाषा क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र में एक भाषा के लोगों के स्थान को राष्ट्र की संज्ञा दी गई। कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि पूंजीवाद का ढकोसला है। अपने हितों को पूरा करने के लिए इन्होंने लाया गया इनका ये एक नया उपकरण है। इससे हटो और दुनिया के मजदूर एक हो, क्योंकि तुम्हारा शोषण हर जगह पर एक जैसा हो रहा है। क्या कह रहा है वो? सब जगह पर मजदूरों का शोषण कैसा हो रहा है? एक जैसा हो रहा है कि राष्ट्र की जो जितनी भी दीवारें इसको सबको तोड़ो, और तोड़ने के बाद में दुनिया के जितने मजदूर हैं, क्योंकि चाहे फ्रांस के लोग मजदूर, चाहे ब्रिटेन के लोग मजदूर, चाहे जर्मनी के लोग मजदूर, चाहे रूस के लोग मजदूर, सबके मजदूरों की स्थिति एक जैसी है। तो तुम्हारे हित और अहित को समझेगा राष्ट्र की वो मजदूर जो चाहे फ्रांस में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे रशिया में हो, मजदूर समझेगा। तो भैया तुम ये राष्ट्र की अवधारणा में मत आओ, क्योंकि ये पूंजीपतियों के दिमाग का एक केवल उपज है ताकि तुम लोगों को इसी जगह पर रखे रहे। अगर तुमको आगे बढ़ना है तो राष्ट्र की दीवारों को तोड़ना पड़ेगा, दुनिया के मजदूरों को एक होना पड़ेगा। तो एक नारा बोला था उसने, दुनिया के मजदूरों एक हो, ये कार्ल मार्क्स का नारा था। और दुनिया में समाजवाद का नारा उसने दिया था, दुनिया में समाजवाद। तो ये क्यों कह रहा है वो? ताकि हर जगह पर धीरे 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 सर्वहारा की क्या है? क्रांति है। अगर एक जगह पर ही केवल सर्वहारा की क्रांति रहेगी तो पूंजीवाद यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला इसको रोकेगा?
उसे डर लगेगा तो इसको तड़पाएगा, इसको मारेगा, और जब इसको मारेगा तो ये मर जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ के सरवारा, यहाँ का सरवारा, यहाँ का सरवारा, यहाँ का, सबको क्या बनना पड़ेगा, एक हो। तुम राष्ट्र को मत मारो, तुम मजदूरों को मारो, तुम एक हो। तुम्हारी स्थिति भले अलग अलग हो पर तुम कैसे हो, एक ही हो। ये बात बोले, इसी को समझना पड़ेगा। तो कार्ल मार्क्स थोड़ा सा टफ है, मानते हो, थोड़ा सा टफ है कि ऊपर से नहीं, कोई टफ नहीं सर, बच्चा है, लट्टू की तरह ऐसा घुमाए और बेबलेट वगैरह की तरह ये करती है, एक घूम गए, यही है। सर जो छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो पाती, कपड़े और खाना वगैरह, क्योंकि सब तो एक बराबर है, उत्पादन बंद हो गया टोटल। जब सर्वहारा क्रांति हो जाती तो कार्ल मार्क्स कह रहा है ना, राज्य नहीं है रहता तो स्वाभाविक रूप से संपत्ति जो रहती समान रूप से विभाजित हो जाती। जब समान रूप से विभाजित हो जाती तो स्वाभाविक रूप से उसके माध्यम से व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में व्यवहार खुद करता। सर जब समान रूप से हो जाती तो फिर तो किसी को पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो फिर वो सामान क्यों बेचेंगे अपना? क्यों नहीं बचे, जब आवश्यकता है छोटी छोटी तो करना पड़ेगा कि नहीं। सर समान रूप से पैसे हो गए ना, हाँ, तो हाँ। फिर समान रूप से तो जब सामने वाले को पैसों की जरूरत, पैसों की जगह पर एक और व्यवस्था रहती है जिसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, वो भी तो रहती, वो भी रहती, उसका भी उपयोग किया जा सकता है, परंतु उसके विषय में और ज्यादा कहने की कोशिश में वो नहीं था। वहां पर आकर वो चुप हुआ। अब जब वो वहां पर आकर चुप हुआ तो उसने कहा कि इसके बाद में सब चीज अच्छी हो जाएंगी। यहाँ पर आकर जैसे आपने नाम अभी एडम स्मिथ का सुना, उसने क्या कहा, पूंजीवाद आएगा तो सब चीज अच्छा हो जाएगा। आगे कुछ बोला क्या उसने, वैसे ये आ गया तो बस हो जाएगा सब। उसके बाद में भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, कोई ना कोई दुखी होगा, और दुखी होगा तो बोलेगा ना, क्योंकि अगर आप इस बात को भी अगर जानते हो राज्य की अवधारणा क्यों आई, तो रूसों का सिद्धांत अगर जानते तो रूसों ने एक ही शब्द लाते, जब संपत्ति की अवधारणा थी तो संपत्ति की सुरक्षा के लिए लोगों ने अपने अधिकारों को एक सत्ता को सौंपा और अपने अधिकारों को देकर उस राज्य को बनाने की कोशिश की। तो हो भी सकता है, चेंज भी हो सकता है, पर कार्ल मार्क्स ये कह रहा है क्योंकि वो एक विचार है, उसके ऊपर डिबेट हो सकता है। आप मेरी बात से डिनाई कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं, और डिनाई करना भी चाहिए, उसमें मेरी मानहानि नहीं है। मैंने कल भी क्या कहा था कि डेफर करना कोई गलत बात नहीं है, सोचना कोई गलत बात नहीं, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने चिंतन दे दिया है, हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यवस्था के बारे में उसने सोचा वो व्यवस्था आई नहीं, उसने सोचा और लेनिन ने करने की कोशिश करी परंतु वो आई नहीं। स्टालिन ने तो पूरी व्यवस्था को ही बदल दिया ना, उसने दुनिया में समाजवाद की जगह सबसे पहले घर में समाजवाद, घर में समाजवाद। इसलिए तो क्वेश्चन क्या करे, दो विचारधारा, दो व्यक्तियों के बीच में अंतर करते कुछ, इसलिए तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, 2 दिन की मेहनत है। पूंजीवाद समाजवाद में अंतर, कार्ल मार्क्स और स्वप्नदर्शी समाजवाद में अंतर, कार्ल मार्क्स का समाजवाद और गांधी जी का राज्य विहीन व्यवस्था में अंतर, कार्ल मार्क्स का समाजवाद और जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद उसमें अंतर। उसके बाद में हमको ये बताना पड़ रहा है कि कार्ल मार्क्स का समाजवाद लेनिन का समाजवाद में अंतर, कार्ल मार्क्स का समाजवाद और स्टालिन के समाजवाद में अंतर। ये सब तो अंतर बेटे, ये क्वेश्चन है, इसलिए तो क्लास पढ़ानी पड़ रही है, ये तो आवश्यकता थोड़ी है। डायरेक्ट किस पर आते हैं अपन, 1917 की क्रांति पढ़ते, दनादन पढ़ते, परंतु क्या था, जैसे ही अगर लॉजिकल क्वेश्चन आते आप मुझे वहां पर गाली देने शुरू कर देते कि मां साहब तुमने यहाँ पर गड़बड़ी कर। क्योंकि क्वेश्चन आजकल वैसे नहीं आ रहे हैं किताब बेस की, किताब को रखा सामने में और आपने सॉल्व कर लिया, ये वाले क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, ना आने भी नहीं चाहिए। दिमाग में जब खलबली होती है ना, जिसको पढ़ना रहता है, नींद नहीं आती है, फिर मजा आता है। तैयारी तभी तो मजा है, सोचे समझे व्यक्ति, है ना। कोई दिक्कत नहीं, चलिए कर दीजिए। हाँ कर, जो एक क्वेश्चन लिख कर रखिएगा। कार्ल मार्क्स का कहना था कि, कार्ल मार्क्स का कहना था कि जिस देश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति होगी,
उस देश में सबसे पहले समाजवादी क्रांति हो गई। इस कथन का परीक्षण कीजिए। इस कथन का परीक्षण कीजिए। ठीक है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? इसके अनुसार वही होनी थी, पर हुई कहां पर? रूस में। रूस में हुई, रूस में नहीं होनी थी ना। अब रूस में क्यों हुई? इस प्रश्न का जवाब भी देना पड़ेगा। यहाँ पर बोला इस कथन का परीक्षण कीजिए, वर्णन नहीं बोला, आलोचना नहीं बोला, टिप्पणी नहीं बोला, क्या बोला? परीक्षण कीजिए। मतलब आप परीक्षण करके बताइए कि सत्य है कि सही। आपको बताना पड़ेगा। परीक्षण का मतलब क्या है? वाक्य के विषय में बोलेगी जो तथ्य निहितार्थ है उसको बताइए, और कहां पर ये गलत हुआ है उसको भी बताओ। कहां पर ये असत्य हो गया, वाक्य कहां गलत असत्य हो गया उसको आपको बताना पड़ेगा। परीक्षण, क्योंकि हर एक वाक्य में लिखा गया लास्ट शब्द उस प्रश्न का मेन बॉडी रहता है। मेन मतलब आत्मा। आपके शरीर में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? दिल। कुछ नहीं करता बेटा, बस पंप करता है। बोलते सबसे महत्वपूर्ण कौन है? दिल को निकाल लो। सबसे महत्वपूर्ण बेटा यकृत है। एक बार निकाल लेना, फिर एक बार देख लेना। यकृत को निकाल लेना एक बार, फिर देखना क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण पाचन ग्रंथि कौन सी है? लीवर। एक बार निकाल लेना, फिर मुझे सर अब मैं देखो निकाल कर बैठा हूं, बोलने की कंडीशन में नहीं रहूंगा। तो वैसे ही पूरे क्वेश्चन में ये जो लास्ट वर्ड रहते हैं ये बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। ये लीवर है। क्या है बेटा? लीवर है। तो याद रखिए, लीवर को हमेशा याद रखना, छोड़ना नहीं। लीवर को क्या करना है? याद रखना। अगर ये छूटे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जाएगा। आप अपने मन से नहीं कभी क्वेश्चन लिखना। आप अगर सर मन से लिखा, मैंने मन से मतलब वो गाइड कर रहे हैं, मैं तो नहीं सर हमको इतना बता, हमने इतना लिख दिया। क्यों इतना लिख रहे हैं? उतना भी मत लिखो। नंबर तो वही मिलता है, जीरो। जीरो नंबर भी मिलते हैं। आप क्या सोचते हैं? जीरो, डेढ़, आधा। 15 नंबर के क्वेश्चन आपने बोलो सर हमने तो इतना लिखा। अरे बेटा लिखा क्या, पहले ये तो देख ले। अभी नंबर में आपको दिखाई देगा। अभी नंबर कभी दिए नहीं ना। शुरुआत करेंगे तो अधिकतम नंबर 4 रहेंगे। मेरे ऊपर गुस्सा मत करना, अपनी राइटिंग पर गुस्सा मत करना। तुम्हारी राइटिंग कैसी भी हो, बस समझ में आना चाहिए क लिखा है कि ख लिखा है, ना फ लिखा है कि क लिखा है। अगर नहीं इतना तो समझ में आ जाएगा। तो अगर आधा भी मिलेगा तो मेरे ऊपर गुस्सा मत करना, पहले अपने ऊपर गुस्सा करना, है ना? ठीक है। अब बात ये है कि ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई। मैं मतलब आपको ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब में पहले ही औद्योगिकरण हो चुका, पर उसके बावजूद वहां पर औद्योगिकरण के बावजूद वहां पर समाजवादी क्रांति नहीं हुई। आ सकता है कि 1871 के बाद में, फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद में, बर्लिन के नेतृत्व में, जर्मनी के नेतृत्व में, बिस्मार्क के नेतृत्व में औद्योगिकरण हुआ, परंतु वहां पर क्या ऐसे कुछ कार्य किए गए जिस वजह से वहां पर समाजवादी बिंदु नहीं दिखाई दी? फ्रांस में नहीं दिखाई दी, रशिया में नहीं दिखाई दी, सॉरी आपके ब्रिटेन में नहीं दिखाई दी। रशिया में क्यों दिखाई? जबकि रशिया में तो अल्प औद्योगिकरण हुआ। अल्प औद्योगिकरण। मुझे बताओ, एक शब्द आता है आपको घर में कठोरता के साथ में रखा जा रहा है, बहुत कठोरता के साथ रखा जा रहा है, और सुविधा भी नहीं दी जा रही, पर घर में रहना, कुछ भी सुविधा नहीं दिया। कपड़े पहनने के लिए नहीं, जो कपड़े हैं वो 10 साल पुराने हैं। समझ गए? एक व्यक्ति है जिसको कठोरता में रखा जा रहा है, परंतु कुछ सुविधा भी दिया है। जब वो मांग रहा है तो 10 सुविधा मांग रहा है तो 2 दी जा रही है। वो बोला था आगे मिल जाएगी।
कौन व्यक्ति संतुष्ट रहेगा, कौन व्यक्ति असंतुष्ट रहेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कौन रहेगा, ए की बी, इधर वाला की इधर वाला? बी वाला बी क्या रहेगा, संतुष्ट रहेगा, ए क्या रहेगा, असंतुष्ट। ए को सुविधा इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि औद्योगिकरण ज्यादा नहीं हो रहा था, और बी को सुविधा थोड़ी सी मात्रा में इसलिए दे रही थी क्योंकि औद्योगिकरण हो रहा था। रशिया ये था, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये था। इस बात को समझ चुके थे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी कि अगर लंबे समय तक के मजदूरों का अगर शोषण किया जाएगा, कितने लंबे समय तक, तो होगा ये कि वर्ग चेतना आएगी और विरोध कर जाएंगे, और ऐसा उन्होंने करा। जिसे कहा गया चार्टर आंदोलन। ब्रिटेन में हुआ आंदोलन, समझ में आ गया कि भैया इन लोगों को अगर नहीं संभाला ना तो बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है। उनकी बातों को माना गया, 10 बातें थी, कुछ बातों को माना गया, कुछ बातों को आगे की इसमें उनके लिए मिलों के निर्माण के साथ मिल बनती थी, उसके साथ में यूनियनों के निर्माण की सुविधा देती। तुम यूनियन बनाओ, अपनी बातों को यूनियन के माध्यम से हमारे सामने कहो। जब यूनियन के माध्यम से कहेंगे तो यूनियन के सामने सरकार भी कुछ बातों को मानेगी, कुछ बातों को नकारेगी, तो जो प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, कम। अब उनमें विद्रोह करने की भावना ही। अगर मान के चलिए आपको मैंने बोला कि एक काम करिए, ये सब काम कर लीजिए, तो आपने मेरे सामने 10 बातें रखी, सर ये भी सुविधा दो, ये भी सुविधा दो, ये मैंने एक भी सुविधा को नहीं माना, तो आप ज्यादा विरोध करोगे। अब मैंने बोला चलो ठीक है, अभी की कंडीशन में मैं आपकी 4 बातों को मानता हूँ, बाकी सब भविष्य में पूरा कर दूंगा। अब आप में विरोध की भावना कम हो जाएगी, और बोला कम से कम 4 तो मानिए, भविष्य में आश्वासन तो दिया है, तो विरोध करने की भावना क्या होगी, कम हो गई। ऐसा ही कुछ ब्रिटेन में चार्टर आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। सुविधा देने के साथ में ब्रिटेन में औद्योगिकरण नहीं होने के पीछे का एक कारण था, ब्रिटेन की समृद्धि भारत की गरीबी का कारण थी। ये हमने कल आपको बताया था, ये आपको हमने समझाने की कोशिश करी थी, क्योंकि ब्रिटेन के मजदूरों को सुविधा जो है, भारत से कच्चा माल लिया जा रहा था, कच्चा माल कम कीमत पर लिया जा रहा था, बहुत अधिक कम कीमत पर लिया जा रहा था, जिस वजह से बड़ी मात्रा में कच्चा माल आ रहा था, कम कीमत पर कच्चा माल इंग्लैंड में आ रहा था, और जब आ रहा था तो उस कच्चे माल को पक्के माल में बदल के फिर बाद में बेचा जा रहा था। भारत से लगातार पैसे की भी उगाही हो रही थी, ये पैसे को कहीं ना कहीं छोटी सी मात्रा में वो मजदूरों को दे रहे थे। अब जब मजदूरों को दे रहे थे तो मजदूरों को देने के कारण मजदूरों की संतुष्टि बढ़ रही थी कि असंतुष्टि बढ़ रही थी, संतुष्टि बढ़ रही थी। अब उनमें विद्रोह करने की भावना आएगी नहीं आएगी। ऐसा ही कुछ फ्रांस में भी हुआ। फ्रांस में भी जब थोड़ा सा औद्योगिकरण हुआ तो औद्योगिकरण के दौरान मजदूरों के हितों के कार्यों को प्रोत्साहित किया गया, उनके वेतन को बढ़ाने का प्रयास किया गया, उनकी जितने भी मिल थी उसमें यूनियनों के निर्माण की बात बोली गई, और उनके प्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं सरकार में लाने की कोशिश की। और ऐसा ही कुछ बिस्मार्क ने भी किया, और बिस्मार्क ने भी जब उसे लगा कि भैया अब मजदूर बड़े आंदोलन को कर सकते, तो उनकी बातों को मानना का कार्य ये वहां की सरकार ने किया। और ये सरकार वहां की इसलिए कर पाई क्योंकि अगर आप कुछ बातों को अगर ध्यान में रखें तो 1688 के करीब ब्रिटेन में रक्तपूर्ण क्रांति हो चुकी थी और संसदीय व्यवस्था आ चुकी थी, मानते हो? और संसदीय व्यवस्था जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से शासन होता है कि नहीं? 1871 में नेपोलियन तृतीय की सत्ता को हटाया गया गणतंत्र की स्थापना में। कहां पर? फ्रांस में। और बिस्मार्क जहां पर आया बर्लिन में, जहां पर उसने सत्ता करी, वहां पर भी संवैधानिक राष्ट्रतंत्र तो आया, परंतु जनता की बातों को माना गया, जनता की बातों को माना गया, मजदूरों की बातों को माना गया। और जो पुरातन व्यवस्था थी जिसमें राजा को ही देवी स्थान दिया जाता था, राजा ही बोला जाता था कि सर्वे सर्वा है, वैसी कुछ स्थिति हमें इन जगहों पर दिखाई नहीं दी, जिस वजह से जो मजदूर वर्ग थे उनका शोषण उतना नहीं हो रहा था जितना रूस में हो रहा था, क्योंकि रूस में वही देवी सिद्धांतों पर आधारित राज्य चल रहा था, देवी सिद्धांत।
और राजा के द्वारा समय समय पर मजदूरों को दबाने का प्रयास, उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास। दास प्रथा हटा दी थी उन्होंने 1861 में। जिस समय दास प्रथा हटाने की बात वहां पर अमेरिका में, अगर आपको याद हो, अब्राहम लिंकन ने करी थी, उसी वर्ष यहाँ पर भी की। पर हटाया क्या है? फिर केवल वर्बल, बोलचाल की भाषा में इंप्लीमेंट नहीं किया। दासों की स्थिति खराब थी। दूसरी बात, जो रशिया में औद्योगिकरण हो रहा था वो विदेशी पूंजी के माध्यम से हो रहा था। मान के चलिए कि आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति आकर कार्य कर रहा है, लाभ ले रहा है, तो लाभ अपने घर लेकर जाएगा कि आपको बांटेगा? अपने घर लेकर। ऐसे ही हो रहा था ब्रिटेन में, सॉरी रशिया में। रशिया में जितना औद्योगिकरण हो रहा था वो पूरा औद्योगिकरण बाहर से आई पूंजी के माध्यम से हो रहा था। पूंजीपति अधिकतम लाभ की सोच रहे थे, और बाहर के होने के कारण उनका रशिया के लोगों के साथ में कोई हमदर्दी थी। जब कोई हमदर्दी ही नहीं थी तो वो कम से कम मूल्य देकर उनसे काम करवाते थे, और जब कम से कम मूल्य देकर काम करवाते थे तो रशिया का शासक जो था वो बहुत अधिक मात्रा में जनता के ऊपर नियंत्रण रखकर भी काम नहीं करता था। देवी अपने आप को राजा मानता था, देवता मानता था। जब देवता मानता था तो रोज रोज प्रजा के साथ मुलाकात ये भी नहीं होती थी। तो हुआ क्या कि मजदूरों की स्थिति जब और इन विदेशी पूंजीपतियों के द्वारा कमजोर की गई तो इन विदेशी पूंजीपतियों के विरुद्ध मजदूरों का लगातार संगठन बनते चले गए। कम्युनिस्ट संगठन बनते चले गए, समाजवादी संगठन बनते चले गए, और ये पार्टियां इतनी सारी यहां पर बन गई कि इन पार्टियों में से ही दो पार्टियां बनकर आई। एक थी वेल्शेविक और एक थी मेंशेविक, जो किसकी बात करती थी? हमेशा समाजवाद की बात करती थी, हमेशा समाजवाद की बात करती थी। मतलब जो ब्रिटेन में होना था वो रशिया में इसलिए हुआ क्योंकि रशिया में वो आदर्श स्थिति उत्पन्न थी जो क्रांति को जन्म दे सकती थी। क्योंकि ब्रिटेन के द्वारा अपने विकास कार्य के दौरान लगातार क्रांति के उन बिंदु को समाप्त करने का प्रयास किया जो क्रांति को जन्म दे सकता था। जैसे चर्चिस्ट आंदोलन के दौरान मजदूरों की हर बातों को मानने का प्रयास किया, उनको भी सत्ता में लाने का कोशिश किया। यहीं से तो एक पार्टी बनी, लेबर पार्टी। अगर आप ब्रिटेन में देखोगे तो दो महत्वपूर्ण पार्टी है। जैसे भारत में बहुदलीय है, परंतु दो महत्वपूर्ण पार्टी बीजेपी और कांग्रेस, वैसे वहां पर भी दो पार्टी है। एक कौन है? लेबर पार्टी, और दूसरा नहीं, कम्युनिस्ट नहीं, कंजर्वेटिव। लेबर पार्टी मतलब लेबरों की ना, मजदूरों की पार्टी। जब मजदूरों को सरकार में लाने का, चलाने का महत्व दे देंगे तो अब मुझे पता मजदूर विरोध करेंगे कि सरकार को बताएंगे कि मेरा दर्द ही है। सरकार को अब विरोध करेंगे क्या? नहीं, अरे अपनी तो सरकार है। ये कौन ने किया? ब्रिटेन ने करा। ऐसा कुछ करा है क्या रशिया ने? इस वजह से वहां पर, तो इस बात को थोड़ा सा आंसर करते हुए आपको लिखना पड़ेगा। आया समझ? कल हम क्या करेंगे, इसी बात को थोड़ा सा आगे ले जाकर निपटते हुए पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत है? कल का लेक्चर यहीं से शुरू होगा और लेनिन से पढ़ना शुरू करेंगे। किससे पढ़ना शुरू करेंगे? ये क्वेश्चन का आंसर हमने ये बताने की इसलिए शुरुआत करी क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर लास्ट तक आ जाएगा और आप इसको आंसर को लिखिएगा। और इधर आज जितने क्वेश्चन लिखे थे उन सब क्वेश्चनों को लिखना है आपको, और सबका जवाब हमने दिया है। ठीक है, चलिए बंद कर दीजिएगा। पानी बंद कर पी लीजिए आप लोग।